हेलो हाय। हाँ कैसे आप? ओह माय गॉड, गिरने वाला था भाई, बच गया, बाल बाल बच गया। हाँ मच्छर मार दवाई है, मच्छर मार दवाई शाम को लगाते हैं ना, मच्छर का बेचारी की बैंड बच जाती है। सिमल क्या होती है इसकी, देखते हैं सिमल। ओह क्या सुकून है भाई। दिमाग ने इसको कैसे डिटेक्ट किया भाई? दिमाग में क्या होता है? कभी फूल की स्मेल, वाह फूल है, गुलाब है, खराब मत करो। आगे नहीं बोलूंगा, पता नहीं क्या फसाद मच जाएगा। इससे बेहतर है मैं चाय ही पीऊंगा। ठीक है आप भी पियो यार, चाय पियो। ओ भाई, ओ शर्ट खराब हो गई भाई। यही दिमाग तुम्हारा कहां था? दिमाग कहां होता है जब कोई चीज गिर जाती है? मदर बोलती है, मदर नहीं माता श्री घर पे। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। आज हम माता श्री को समझाएंगे भाई, हमारे दिमाग में भूसा भरा नहीं है। हमारे घर में हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। मदर कहती दिमाग में तुम्हारे भूसा भरा हुआ है। आ जाओ, आज हम दिखाते हैं भाई, क्या हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, या न्यूरॉन भरी है। हेलो हाय, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आपका प्यारा दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटोर, मेरा नाम है दाऊद मीर। यस, तो आज क्लास 10th, अरे वाह, क्लास 10th का वन शॉट नहीं, ठक गन शॉट लेक्चर नंबर 2 होगा बायोलॉजी का। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आमतौर बच्चों को सबसे टफ लगता है, लेकिन आज आपका होस्ट, आपका दोस्त पढ़ाने आया है, तो आसान उतना लगेगा जितना चॉकलेट खाने में मजा और आसानी होती है उतना ही लगेगा। इसने किसी का दिमाग निकाला है भाई, इसी दिमाग को आज पढ़ना है। मम्मा कहते हैं भूसा भरा है, दादू कहते हैं गोबर भरा है। देखते हैं क्या होगा इसी वन शॉट क्लास 10 बायोलॉजी के लेक्चर में। भाई साहब, बच्चे कहते हैं सर हमें नोट्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं भाई साहब? फिजिक्स वाला की यानी कि पीडब्ल्यू की ऐप में जाओ, वहां पे अपने नोट्स को पाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट में ले जाओ, एग्जाम अच्छे से पास करो, मार्क्स बढ़िया लाओ, हम आपसे मिलने आएंगे भाई। तो हमारा इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन सा है यार, याद रखिएगा। कौन कौन सा टॉपिक है? 2 टॉपिक से सिर्फ। लाइफ प्रोसेस में 4 थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 2 हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, दूसरा है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हाँ, कोऑर्डिनेशन एनिमल्स थोड़ा सा बड़ा है और प्लांट्स वाला छोटा सा नुन्नू सा मुन्नू सा है। अब मेरी जान, सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी उठाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं। सर बताइए, सर क्या बताना चाहते हैं? पहले आप कुछ बेसिक टर्म्स को समझिए। हम गोली की रफ्तार से नहीं चलेंगे, बेसिक से एडवांस तक आपको सब क्लियर कर देंगे। स्टिमुलाई क्या होता है? मैं, मेरी बॉडी, साइड में एनवायरनमेंट है। हाँ है, एनवायरनमेंट से कोई ऐसी मैसेज आपको आई, जिस मैसेज एनवायरनमेंट से कोई मैसेज आती है जो बेटा आपकी बॉडी को एक्टिवेट करती है, आपकी बॉडी को एक्टिव करती है, वो जो एनवायरनमेंट से मैसेज आई ना, उसको भाई हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। आर द चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड और रिएक्ट। फॉर एग्जांपल, एनवायरनमेंट से कोई चेंज आई, एनवायरनमेंट से कोई ऐसी मैसेज आई। अगर हम देसी लैंग्वेज की बात करें, भाई मैं एनवायरनमेंट में बैठा हूं, एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चेंज हो गई या एनवायरनमेंट में कोई ऐसी मैसेज आपकी बॉडी को आ गई, भाई साहब जिसने आपकी बॉडी को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट का मतलब होता है जिस पे आप रेडी हो जाते हैं रिएक्शन दिखाने के लिए, उसको भाई हम स्टिमुलाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने भाई काम किया, मैं ऐसे जंगल में बैठा हूं, अचानक शेर पे नजर पड़ी, या छोड़िए ये एग्जांपल, मैं बता रहा हूं भाई, यहां पे दीवार में कील लगा हुआ है, कील लगा हुआ है, मैंने हाथ रखा, ओ कील चुभ गया, मैंने भाई साहब हाथ को पीछे किया। अच्छा, ये कील का चुभना, कील का चुभना, ये बेटा आपके लिए स्टिमुलाई है। क्या है स्टिमुलाई? मैं बैठा हूं अंधेरे में, अचानक से मेरा दोस्त जो हमेशा मुझे तंग करता है, उसने अचानक से अंधेरे रूम में लाइट ऑन की और मेरी आंखें खुली थी। लाइट ऑन, ओ मैं ऐसे कर दो, अरे जरा यार लाइट बंद करो,
अब इसका मतलब है लाइट का पड़ना ये मेरे लिए स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस हो गया। एनवायरनमेंट से कोई ऐसी मैसेज आना जो आपकी बॉडी को एक्टिवेट करता है, आपकी बॉडी को तैयार करता है रिएक्शन दिखाने के लिए, उस मैसेज को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, आप पहले बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है भाई आप तालमेल, आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं, आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेटिंग वे में, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन जो है ना कोऑर्डिनेटिंग वे में काम करते हैं, तो इस फेनोमेनन या इस प्रोसेस को भाई हम क्या बोलते हैं, या मैं आपको बताऊंगा सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, या जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं भाई साहब, आप क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो बेटा एक साथ यकजां काम करते हैं, तालमेल करते हैं, यकजां काम करते हैं, दिस इज व्हाट वी नोन एज कोऑर्डिनेशन। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है भाई आपकी बॉडी में बहुत सा, आपकी बॉडी के अंदर या आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलस को फील करते हैं, अलग अलग स्टिमुलस को फील करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो ऑर्गन आपकी बॉडी में, या पहले समझिएगा सेंस ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूं, सेंस ऑर्गन आपकी बॉडी में ऐसा ऑर्गन होता है जो बेटा आपको क्या करता है, जो आपकी बॉडी में, या सेंस ऑर्गन ऐसा एक ऑर्गन होता है जो बेटा स्टिमुलस को फील करता है। मैं बेटा ऐसे कहूं एनवायरनमेंट के अंदर, रिमेंबर बेटा एनवायरनमेंट से ऐसी कोई स्टिमुलस आई जिसने आपकी बॉडी को एक्टिवेट किया, वो तो स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस को कौन फील करता है? आपकी बॉडी में बेटा अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलस को क्या करते हैं? फील करते हैं। आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं बेटा जो स्टिमुलस को फील करते हैं। नोज बेटा स्मेल को फील करता है, तो नोज एक सेंस ऑर्गन है। कान आवाज को फील करते हैं, कान क्या है? सेंस ऑर्गन है। इस तरह बेटा टंग टेस्ट को फील करते हैं, टंग क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। इसी तरह बेटा आंखें लाइट को फील करते हैं, आंखें क्या है? सेंस ऑर्गन है। हां, और कौन है? स्किन, स्किन बेटा ये हीट को फील करती है, ये टेंपरेचर को फील करती है, ये टच को फील करती है। तो बेटा आपकी स्किन जो है ना ये भी एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन का मतलब यही होता है भाई जो स्टिमुलस को क्या करे? रिसीव करे, फील करे। हां, तो एक्चुअली सेंस ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। क्यों बेटा नोज स्मेल को फील करती है? क्यों टंग जो है ना वो टेस्ट को फील करती है? क्यों अलग अलग सेंस ऑर्गन अलग अलग स्टिमुलस को फील करते हैं? बिकॉज सेंस ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स बेटा एक सेल होती है या ग्रुप ऑफ सेल होता है। सेंस ऑर्गन के अंदर क्या होता है? रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर होता है, एक स्पेशल सेल्स होती है बेटा। सेंस ऑर्गन क्या होता है? सेंस ऑर्गन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्चुअली स्टिमुलस को फील करते हैं। वही तो भैया मैंने लिखा है, सेंस ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। और अलग अलग सेंस ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। हमारी नोज में बेटा, हमारी आईज में अलग किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम भैया बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? हां, फोटो रिसेप्टर्स बेटा क्या करते हैं? फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये लाइट को फील करते हैं। क्या करते हैं? या लाइट को डिटेक्ट करते हैं बेटा, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और कानों में बेटा अलग किस्म के, कान एक सेंस ऑर्गन है। तो क्यों है सेंस ऑर्गन? क्योंकि कान में अलग किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं भैया जिनको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स, जो आवाज को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। इस तरह बेटा आपकी नोज एक सेंस ऑर्गन है। क्यों? आपकी नोज में ये आपकी नोज के अंदर बेटा रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स? जो स्मेल को फील करते हैं, उन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। इसी तरह बेटा आपकी टंग के अंदर, टंग बेटा टेस्ट को फील करती है, तो टंग एक सेंस ऑर्गन है। तो टंग क्यों सेंस ऑर्गन है? बिकॉज इसमें बेटा गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? टेस्ट को फील करते हैं। स्किन हीट को फील करती है, तो स्किन एक सेंस ऑर्गन है। तो स्किन में कौन से रिसेप्टर्स है? थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। तो आज के बाद आपसे किसने पूछा भाई सेंस ऑर्गन क्या होता है? जो स्टिमुलस को फील करे। सेंस ऑर्गन में क्या होता है जो स्टिमुलस को फील करता है? सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स होते हैं। तो अलग अलग सेंस ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन बेटा। ये 5 सेंस ऑर्गन्स, इनमें अलग अलग किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए अलग अलग किस्म के स्टिमुलस को फील करते हैं। राइट बेटा? अब हमारे पास सर ये टर्म आपने छोड़ी इफेक्टर ऑर्गन, नहीं, या आगे हम जरूर पढ़ेंगे। अब मैं बेटा आपको ये बता रहा हूं हमारी बॉडी, यानी कि हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम इन एनिमल्स। यानी कि इस चैप्टर में भैया हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं। एक वाला टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और दूसरा है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पहले हम पढ़ेंगे भाई कोऑर्डिनेशन एनिमल्स। एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, एनिमल्स
में ऑर्गन्स आपस में एक साथ कैसे काम करते हैं, यह है कोऑर्डिनेशन एनिमल्स। अरे हमारी बॉडी में क्या कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है। जैसे बेटा मैं बात करूं, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कोऑर्डिनेशन, तालमेल के लिए, ऑर्गन्स को यकजा काम कराने के लिए, क्या कोऑर्डिनेशन के लिए कोई सिस्टम है हमारी बॉडी में? यस, मैं कहूंगा यस। हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। एक सिस्टम, उसका नाम है नर्वस सिस्टम। पहला सिस्टम होता है भाई साहब, उसका नाम होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक सिस्टम होता है कोऑर्डिनेशन के लिए, दूसरा होता है भाई एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम्स ह्यूमंस के पास होते हैं जो इनको कोऑर्डिनेशन कराते हैं। मेरी जान, अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है। क्या आपने सुना है ब्रेन? यस सर, हमने सुना है। मेरी जान, सर क्या आपने सुना है ब्रेन? बिल्कुल हमने सुना है। ये बेटा आपका ब्रेन है। ब्रेन से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है नर्व्स। बहुत सारी बेटा नर्व्स निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। हाँ, ये मैंने आपको कहा, ये मैंने बेटा आपको कहा, ये आपका ब्रेन है। बिल्कुल, ब्रेन से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, कि ब्रेन से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है नर्व्स। बेटा ये ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड और ये नर्व्स, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? ये है हमारा नर्वस सिस्टम। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास पहला जो सिस्टम है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बेटा कौन आता है? आपका ब्रेन आता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है, आपकी बेटा नर्व्स आती है। तो यही तीन पार्ट्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। कौन कौन सा? आपके नर्वस सिस्टम में तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? आपका ब्रेन होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, आपकी नर्व्स होती है। अब बेटा हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ब्रेन साहब, या दिमाग साहब। क्या मामा सच कहती है आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है? तो आइए मैं आपको दिखाता हूं भाई साहब। लेकिन आगे जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए ये हमारा नर्वस सिस्टम किस चीज का बना है। भाई साहब, आपके पास ये ब्रेन है, हाँ, आपके पास ये स्पाइनल कॉर्ड है, हाँ, और बेटा स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती है, हाँ निकलती है। मुझे बताइए ये पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है ना आपका, पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम कहलाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, तीन को भाई हम एक साथ क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। लेकिन एक चीज है, आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, ये किस चीज का बना है? आपका ब्रेन किस चीज का बना है? आपका स्पाइनल कॉर्ड किस चीज का बना है? आपकी नर्व्स किस चीज की बनी है? मेरा मतलब है आपका जो नर्वस सिस्टम है ये भाई साहब किस चीज का बना है? व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? आपका नर्वस सिस्टम किस चीज का बना है? अरे नर्वस सिस्टम है तो तीन पार्ट्स है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, लेकिन किस चीज का ये हमारा नर्वस सिस्टम बना है? भाई हमारे नर्वस सिस्टम में एक स्पेशल सेल्स होती है, हमारे नर्वस सिस्टम में एक स्पेशल सेल्स पाई जाती है। उन सेल्स का भाई नाम होता है न्यूरॉन सेल। अरे हमने सुना है सर, हमने नर्व सेल सुना है, क्या ये वही है? बिल्कुल, ये उसका भाई है। इसका मतलब है न्यूरॉन सेल या नर्व सेल या ब्रेन सेल एक ही होता है। मतलब क्या? हमारा जो बेटा नर्वस सिस्टम होता है उसमें चटापटा के एक किस्म की सेल होती है जिसका नाम होता है बेटा न्यूरॉन सेल। याद रखिएगा, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में क्या एक ही न्यूरॉन सेल होती है? अरे नहीं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स होती है अप्रोक्सीमेटली। कितनी बेटा? अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में होती है। कौन सी सेल्स? ये सेम टाइप की सेल्स, ऐसी बेटा न्यूरॉन सेल्स। तो आज के बाद आपसे किसने पूछा हमारा नर्वस सिस्टम किस सेल का बना है, तो कहना न्यूरॉन सेल का। ऐसी बेटा 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स लाओ तो आपका नर्वस सिस्टम बनता है। सर क्या ये न्यूरॉन सेल है? बिल्कुल मेरी जान, ये है आपका न्यूरॉन, ये आपका न्यूरॉन सेल है या नर्व सेल। एक और चीज मैं इसको कहूंगा ना, ये बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम इसी चीज का बना है। और एक और बात बेटा, हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी इज न्यूरॉन सेल। अच्छा, इस न्यूरॉन सेल की डायग्राम देखिए क्योंकि एग्जाम में आती है। बिल्कुल बेटा, न्यूरॉन सेल जो है ना, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। कितने बेटा? तीन पार्ट्स होते हैं। हमारी जो न्यूरॉन सेल है ना, इसके बेटा तीन पार्ट्स होते हैं। बताए कितने पार्ट्स हमारे इस न्यूरॉन सेल के होते हैं? तीन पार्ट्स बेटा होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स बेटा हमारे न्यूरॉन सेल के होते हैं। पहला जो इसका पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है जिसको बेटा मैं हाईलाइट करूंगा। ये पहला पार्ट होता है जिसको मैं हाईलाइट करूंगा, ये जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूंगा। ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये स्टार शेपर्ड, ये स्टार शेपर्ड, ये स्टार शेपर्ड बेटा, ये स्टार शेपर्ड पार्ट, ये स्टार शेपर्ड, ये वाला, इसको बेटा हम बोलते हैं सोमा, या इसको हम बोलते हैं साइटोन, या इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। तो आज के बाद चाहे इसको बेटा सोमा बोलो या बेटा इसको आप साइटोन बोलो, क्या बोलो, या चाहे आप इसको सोमा बोलो या बेटा इसको आप साइटोन बोलो या बेटा इसको हम सेल बॉडी बोलो, ये एक ही बात होती है। तो पहली बात मैंने आपको बताया, हमारा ये थोड़ा सा इसने गलत दिखाया है। इधर 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 कहां जा रहे हो भाई साहब?
हाँ, गलत नहीं दिखा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये बेटा इसका नाम है साइटोन। क्या नाम है? साइटोन। साइटोन के अंदर क्या होता है? साइटोन के अंदर भाई साहब ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है साइटोन के अंदर? ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है भैया। ये क्या होता है? ये साइटोन में न्यूक्लियस होता है, NuCleus न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ, ये पहला पार्ट है साइटोन। साइटोन में भैया क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और बेटा इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बेटा? सेल मेम्ब्रेन होती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूरोलीमा, NuROLEMMA, न्यूरोलीमा। क्या होता है? न्यूरोलीमा। अंदर बेटा साइटोप्लाज्म होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म, PLASM। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे, न्यूरॉन सेल जो होती है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल है, बिल्कुल। न्यूरॉन सेल के 3 पार्ट्स हैं। पहला जो इसका पार्ट है बेटा वो ये वाला है, इसका नाम होता है साइटोन। ये साइटोन में न्यूक्लियस होता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है न्यूरोलीमा, इसका साइटोप्लाज्म होता है न्यूरोप्लाज्म। डन। हाँ, दूसरा पार्ट कौन होता है? दूसरा पार्ट बेटा ये होता है, इसका दूसरा पार्ट होता है, यह है साइटोन। हाँ, दूसरा पार्ट बेटा कौन होता है? साइटोन से जो ये ब्रांच निकलते हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो दूसरा पार्ट भैया कौन होता है? दूसरे पार्ट का नाम क्या होता है? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? न्यूराइट्स भी बोलते हैं, डेंड्राइट्स भी बोलते हैं भैया। इसी का नाम होता है न्यूराइट्स, NEURITS, न्यूराइट्स। चाहे आप डेंड्राइट्स बोलो या न्यूराइट्स बोलो, ये वाला पार्ट, ये जो ब्रांच होते हैं इनको हम डेंड्राइट्स या न्यूराइट्स बोलते हैं। हो गए 2 पार्ट, पहला साइटोन, दूसरा डेंड्राइट। तीसरा पार्ट बेटा कौन होता है? तीसरा पार्ट भैया ये होता है, तीसरा पार्ट ये वाला होता है, ये वाला। ठीक है, तीसरा पार्ट बेटा ये होता है, यहां से स्टार्ट करो। तीसरा पार्ट ये होता है, तीसरा पार्ट ये ऑनवर्ड्स होता है। इस तीसरे पार्ट का भैया नाम होता है एक्सॉन। क्या नाम होता है? तीसरे पार्ट का नाम होता है एक्सॉन बोलो या एक्सॉन बोलो। ये तीसरा पार्ट यहां से एक यहां तक बराबर होता है। लेकिन एक चीज बेटा आप एक्सॉन में आप जबरदस्त एक चीज देखोगे। सर क्या देखोगे? एक्सॉन जो होता है ना, एक्सॉन में ये क्या है? ये मोटा मोटा एरिया, इस मोटे मोटे एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसको माइलिन शीथ बोलते हैं, MYELIN, माइलिन शीथ बोलते हैं, SHEATH, शीथ। ठीक है, हाँ, ये इसका मतलब है। ये आपका बेटा तीसरा पार्ट होता है एक्सॉन, एक लंबी एक डंडी जैसी, इसको एक टेल जैसी, इसका नाम है भैया एक्सॉन या एक्सॉन बोलो। इस एक्सॉन में ये वाला जो येलो आप देख रहे हैं ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। और इस एक्सॉन में जो ये ब्रांच निकले होते हैं लास्ट पे, इनको बेटा हम बोलते हैं न्यूरॉन एंडिंग्स। क्या बोलते हैं? NEURON, न्यूरॉन एंडिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरॉन एंडिंग्स बोलते हैं, न्यूरॉन एंडिंग्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो लास्ट पे बेटा क्या होता है? हाँ, लास्ट पे इस न्यूरॉन एंडिंग के लास्ट पे बेटा क्या होता है? न्यूरॉन एंडिंग के लास्ट पे आप ये देखिए, न्यूरॉन एंडिंग के लास्ट पे ये देखिए, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? 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 इसको बेटा हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, SYNAPTICKNOB, नॉब। हो मेरी जान, सुनना, मैंने आपको कहा जो न्यूरॉन सेल होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट भैया ये होता है, इसका नाम होता है साइटोन। दूसरा पार्ट होता है ये ब्रांच, इसका नाम होता है एक्सॉन, और इसका नाम होता है डेंड्राइट। तीसरा पार्ट ये होता है भाई, इसका नाम होता है एक्सॉन। जो एक्सॉन है ना, एक्सॉन में जो येलो एरिया आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। चलिए छोड़िए, एक्सॉन में जो ब्रांच निकलते हैं न्यूरॉन एंडिंग्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अब समझना ये जो न्यूरॉन एंडिंग्स के लास्ट पे बेटा क्या होता है? ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको भाई हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। और इस साइनेप्टिक नॉब की एक खास बात यह है, ये केमिकल रिलीज करता है, एक केमिकल बाहर निकालता है, उस केमिकल का भैया नाम क्या होता है? उस केमिकल का नाम होता है, क्या नाम होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? उस केमिकल का नाम होता है, तो मैं लिखूंगा SECretes। क्या निकालता है भाई? क्या निकालता है? SEC, अरे क्या निकालता है? क्या निकाल देता है? SECRETS, सिक्रीट्स। हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर, NEURO, न्यूरो, TRANSMITTER, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये क्या निकालता है? ये केमिकल निकालता है। ये साइनेप्टिक नॉब बेटा ऐसे केमिकल निकालता है। उस केमिकल का क्या नाम है? उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या निकालता है? न्यूरोट्रांसमीटर निकाल देता है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हो गए भाई साहब, साइटोन, डेंड्राइट और एक्सॉन हो गया। यही बेटा सेल हमारे ब्रेन में भरी होती है। तो जब भी मामा बोलेगी तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, कहना मामा हमारे दिमाग में न्यूरॉन भरी है। प्यार से कहना, अदब से कहना, तो चल बेटा हमारे दिमाग में क्या भरा है? न्यूरॉन सेल भरी है। आगे
तो यही बेटा मैंने आपको कहा, यही मैंने आपको कहा, ये जो हमारी न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन सेल जो होती है, यही बेटा हमारी न्यूरॉन सेल होती है। अच्छा, हमारी बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में बेटा न्यूरॉन सेल्स 3 प्रकार की होती है, 3 किस्म की न्यूरॉन सेल्स होती है। कितनी? 3 किस्म की न्यूरॉन सेल्स। एक वो न्यूरॉन सेल जो मैसेज लेते हैं ब्रेन तक। फॉर एग्जांपल बेटा मैं यहां पे प्रिक करूं, ओ मैंने प्रिक किया, ये प्रिक की मैसेज चलते 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 ब्रेन तक जाएगी, यस, या ऊपर बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी। जिस न्यूरॉन ने मैसेज पास की थी कहां तक? ब्रेन तक। बेटा ये न्यूरॉन है, इसने मैसेज कहां पास की थी? ब्रेन तक पास किया। और पता है मैसेज किस डायरेक्शन में चलती है? डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से बेटा एक्सॉन। ऐसे ऐसे मैसेज नहीं आती है, ऐसा नहीं, यहां बेटा एक्सॉन से मैसेज नहीं आती है, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन तक मैसेज चलती है इस डायरेक्शन में। रिमेंबर बेटा, जो न्यूरॉन मैसेज लेती है कहां? ब्रेन तक। अरे मैंने कहा जो न्यूरॉन मैसेज बेटा ब्रेन तक लेते हैं, जो न्यूरॉन मैसेज कहां लेते हैं? ब्रेन तक लेते हैं। ये बेटा आपका ब्रेन होता है, टुवर्ड्स ब्रेन, ठीक है। जो न्यूरॉन आपके ब्रेन तक मैसेज लेते हैं, जो न्यूरॉन आपके बेटा ब्रेन तक मैसेज लेते हैं, उन न्यूरॉन्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? इन न्यूरॉन्स का नाम होता है सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? एज सेंसरी न्यूरॉन्स, NEURON, सेंसरी न्यूरॉन। अरे पहली बात है, सेंसरी न्यूरॉन एक किस्म की न्यूरॉन होती है जो बेटा मैसेज फ्रॉम ऑर्गन, फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, जो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक या मैसेज पहुंचाएंगे भाई, उसको हम, या मैं आपको ऐसे कहूं, जो ब्रेन तक मैसेज लेते हैं, स्टिमुलस लेते हैं, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा किस्म का होता है, इसका नाम होता है भैया मोटर न्यूरॉन। क्या नाम होता है? मोटर न्यूरॉन, न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ये भी न्यूरॉन सेल होती है, लेकिन ऐसी न्यूरॉन सेल होती है जो क्या करती है? जो बेटा ब्रेन से वापस जवाब लाते हैं, ब्रेन से जवाब लाया 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 लाया, किस तक? हाथ तक जवाब लाया या किसी ऑर्गन तक, ब्रेन से जो वापस जवाब लाते हैं, यहां पे बेटा आपका कौन है? यह बेटा आपका ब्रेन है। ब्रेन से इस न्यूरॉन ने ब्रेन से जवाब लाया, इस न्यूरॉन ने बेटा ब्रेन से जवाब लाया, इसने ब्रेन से जवाब लाया, देखिए ना, इसने बेटा ब्रेन से जवाब लाया 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 ना। हाँ, तो ऐसी न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? मोटर न्यूरॉन। आज के बाद आपसे कोई पूछे न्यूरॉन कितने किस्म का होता है, कहना 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, ऐसी न्यूरॉन जो मैसेज ब्रेन तक ले जाएंगे, विच ट्रांसमिट्स इंपल्स। इंपल्स का मैसेज, या इंपल्स का मतलब होता है मैसेज, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज चलती है ना, उस मैसेज का नाम होता है इंपल्स, IMPLUS, इंपल्स। जो मैसेज चलते हैं इनमें इंपल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैसेज होती है। जो न्यूरॉन मैसेज ब्रेन तक लेते हैं, इंपल्स ब्रेन तक लेते हैं, मैसेज ब्रेन तक लेते हैं, उनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन मैसेज वापस लाते हैं, कहां से? जो वापस लाते हैं बेटा ब्रेन से वापस लाते हैं किसी ऑर्गन तक, उनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और हमारे, और बेटा जो इनको कनेक्ट करता है, जो न्यूरॉन, रिमेंबर बेटा, जो न्यूरॉन, जो ऐसी भी न्यूरॉन होती है जो इस सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करते हैं। यहां से सेंसरी न्यूरॉन गई, वहां से मोटर न्यूरॉन आई, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करने वाली जो न्यूरॉन्स होती है ना, वो बेटा कहां पे होती है? आपके ब्रेन में होती है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है। ऐसी न्यूरॉन्स जो बेटा सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं, हाँ बताइए ना, बताए ना, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और बताए तीसरा, आप बताए। एक होता है जो मैसेज ब्रेन तक लेते हैं, कमेंट में लिखिए ना। एक होता है जो ब्रेन तक मैसेज लेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। एक होता है जो वापस जवाब लाएंगे, उनको बेटा हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। तीसरी किस्म की न्यूरॉन आप बताएं, कमेंट में जल्दी बेटा आप लिखिए। तीसरी किस्म की न्यूरॉन बहुत आसान है, ऑलरेडी क्लास के अंदर बहुत बारी मैंने आपको ये बताया है। तो बताइए बताइए, मैं आपको कह रहा हूं भैया तीसरी किस्म की न्यूरॉन कौन होती है? प्यास लगती है, क्या करें? तो एक न्यूरॉन होती है भाई जो ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक लेते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। एक न्यूरॉन होती है जो ब्रेन से वापस जवाब लेते हैं आपके ऑर्गन तक, उसको बेटा हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तीसरा होता है जो इस सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करता है ना भाई साहब, उसका नाम होता है इंटर न्यूरॉन। क्या नाम होता है? इंटर न्यूरॉन, NEURON, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन कहां पे होते हैं? इन ब्रेन, बेटा ये ब्रेन में होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेन। एंड कनेक्ट्स, एंड इट कनेक्ट्स, ये कनेक्ट करता है किसको? इट कनेक्ट्स सेंसरी न्यूरॉन्स विद
सेंसरी न्यूरॉन्स विद, किसको करता है सेंसरी न्यूरॉन्स विद, हाँ मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन्स के साथ ये कनेक्ट करता है। ठीक है बेटा, ये 3 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन के जरिए मैसेज गई और इंटर न्यूरॉन ने उसको क्या किया, हाँ रिसीव किया वहां पे, और उसके बाद मोटर न्यूरॉन को जवाब दिया गया। यहां से मैसेज गई, वहां से वापस आई, लेकिन इनके बीच में कनेक्ट किसने किया, इंटर न्यूरॉन से भैया इसको कनेक्ट किया। डन है सर, डन है। तो ये है भाई न्यूरॉन और इसके टाइप्स कितने हैं। अब हमारा जो नर्व सिस्टम है ना, क्या हो जाता है भाई, हमारा जो नर्व सिस्टम है ना, हमारा जो भैया नर्व सिस्टम है, ठीक है, पूरा जिसमें बेटा आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपकी नर्व्स आती है। मुझे ये बता दो, आपका नर्व सिस्टम हमने उसको 2 हिस्सों में बांटा है, 2 हिस्सों में हमने आपके नर्व सिस्टम को बांटा है। एक तो बेटा होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम। अरे हमारे पास तो एक ही नर्व सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आती हैं, लेकिन हमने अपने नर्व सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा है। एक को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम। अरे वाह सर, ये क्या बात है। एक को हम बोलते हैं भाई सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सर ये सेंट्रल नर्व सिस्टम को क्या होता है, याद रखिएगा बेटा, सेंट्रल नर्व सिस्टम में आपका कौन कौन आता है। आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम में एक तो बेटा आपका ब्रेन आता है, आपका ब्रेन आता है, और आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बेटा किस में आता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम है। बस इतना, ये अलग कोई खतरनाक नर्व सिस्टम नहीं है। मैंने इतना कहा, आपका जो पूरा नर्व सिस्टम है ना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, आपने अपने नर्व सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अलग रखो, उसको बताओ सेंट्रल नर्व सिस्टम, या इसी का नाम होता है भैया CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। फिर जो बाकी बचा, बाकी कौन बचा, नर्व्स बच गई, सिर्फ नर्व्स बच गई। नर्व्स को भाई आप क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, या आप इसको कहते हैं PNS। ठीक है बेटा, हाँ तो इसमें कौन रही, नर्व्स रही, NERVS, नर्व सिर्फ रहती है, नर्व सिर्फ रहती है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम का पहला पार्ट बेटा हम उठाएंगे, ब्रेन साहब उठाएंगे। भाई साहब ये आपका होता है दिमाग। जरा बताइए ना मामा को, क्या हमारे दिमाग में भूसा भरा है? नहीं, हमारे दिमाग में ना गोबर ना भूसा भरा है, बल्कि हमारा दिमाग जो है इसमें न्यूरॉन भरी है। भैया हमारा जो दिमाग है ना, हाँ दिमाग में 2 लोब्स होते हैं, ऐसे है ना, 2 लोब्स है, उनको हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर्स। हाँ, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ऐसे भैया मैंने दिमाग को ऐसे बीच में काटा, हाँ खट। अब देखो, अब आपको दिमाग के अंदर भाई क्या दिखेंगे, आपको अपने दिमाग में 3 पार्ट्स नजर आएंगे, 3 पार्ट्स नजर आएंगे। एक तो भाई ये वाला पार्ट आपको नजर आएगा, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है बेटा, ये वाला जो पार्ट है जो इस ब्लू लकीर के अंदर है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम पता है क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं इस पार्ट को। भाई साहब मैं थोड़ा सा यहां और मार्क करूं, मैं यहां और मार्क करूं बेटा, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला जो आपका पार्ट है बेटा, ठीक है, ये वाला जो आपका पार्ट है, इस पार्ट को भाई हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, FORE, फोर ब्रेन। ब्रेन के, आपके ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स है बेटा, 3 पार्ट्स हैं। एक है फोर ब्रेन, ये है बेटा आपका फोर ब्रेन, ठीक है, ये है फोर ब्रेन। और दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट भाई साहब ये है, ये आपको दिख रहा है, हाँ ये कौन है, इसका भाई साहब नाम होता है मिड ब्रेन। क्या नाम होता है, इसका नाम भैया होता है मिड ब्रेन। क्या नाम होता है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, MIDBRAIN, ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है। अच्छा, तीसरा पार्ट कौन होता है मेरी जान, अब देख ये वाला जो तीसरा पार्ट है ना, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, ये वाला जो पार्ट होता है, हाँ ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, चल मैं रेड कलर के अंदर बनाता हूं, क्यों आपको परेशान करता हूं। हाँ ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा, ये वाला जो पार्ट है भाई, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को भाई साहब हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन, HIND, हिंड ब्रेन बोलो, हाइंड ब्रेन बोलो, रॉम्बेनसेफेलॉन बोलो, ये आपस में चचेरे भाई लगते हैं। मैंने आपको इतना कहा भाई साहब, आपके ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं। सबसे बड़ा पार्ट है भाई साहब फोर ब्रेन, कौन है, फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा कौन है, छोटा मोटा है, सबसे छोटा मिड ब्रेन, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा हाइंड ब्रेन। तो 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, रॉमेनसेफेलॉन नहीं रखना याद, मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको अपनी काबिलियत दिखाई। ओहो, अब सुनना सुनना सुनना, नहीं आपने सुना मत होगा, स्कूल के टीचर से बोलते हैं ना, हाँ बोलने को कुछ भी बोलते हैं तो बोल देते हैं, तो भाई इसलिए मैंने आपको बोला, मुझे भी थोड़ा पता है। तो आपका जो ब्रेन है ना, इसके 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट्स है। अच्छा सर फोर ब्रेन को थोड़ा डिस्कस करें, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं बेटा। फोर ब्रेन देखिए ना,
क्या आपको यह है सारा आपको सबसे बड़ा पार्ट है, सारा आपको ये फोर ब्रेन नहीं दिखता है और थोड़ा सा हाइंड ब्रेन दिखता है, मिड ब्रेन बेचारा गायब है, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताएं, जो आपका ये फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, फोर ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, फोर ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा ये आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये ऐसे 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 कुछ है ना, जो फोर ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसका नाम होता है भैया सेरिब्रम। क्या नाम होता है इसका? नाम होता है सेरिब्रम। पूरे को, सिर्फ इस रेड को नहीं, पूरे को भैया हम इसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं भाई सेरिब्रम, ठीक है। लेकिन इस सेरिब्रम को बेटा, इस सेरिब्रम, ये जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम को हमने चार लोब्स निकाले, चार हिस्से निकाले, चार सेरिब्रम के हमने भैया चार हिस्से निकाले। ये जो आगे वाला सेरिब्रम के हमने चार हिस्से निकाले, ये जो आगे वाला, ये आगे वाला पोर्शन, ये आगे वाला पोर्शन, इसको बेटा हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, FRONTAL, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रीन वाला, इसको बेटा हम बोलते हैं पैराइटल लोब, PARIETL, पैराइटल लोब बोलते हैं, ठीक है। और बेटा ये साइड वाला, ये वाला, इसको भाई हमने क्या नाम दिया? इस साइड वाले को हमने क्या नाम दिया? इसको भैया हमने नाम दिया इस साइड वाले को टेम्पोरल लोब, TMPORAL, टेम्पोरल लोब कहते हैं, ठीक है। और बेटा ये पीछे वाला, यहां पे ये पीछे वाला, इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल लोब, लिखा है। अरे बड़ी बातचीत। इसका मतलब हमारा जो भाई साहब ब्रेन है ना, हमने अपने ब्रेन को तीन हिस्सों में बांटा है। वो ये है पूरा फोर ब्रेन, और फिर ये है मिड ब्रेन, और लास्ट पे भाई साहब है ये है हाइंड ब्रेन। अच्छा हमारा अब बातचीत ये रहेगी भाई साहब, जो आपका फोर ब्रेन है ना, हमारे फोर ब्रेन के चार लोब्स होते हैं। क्या होते हैं? चार लोब्स होते हैं। या आगे वाला हमारे फोर ब्रेन के चार लोब्स, या मैं बताऊं फोर ब्रेन में का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, जो आपको दिखता है ब्रेन का, ये जो पार्ट आपको दिखता है ना सारा, ये जो आपको दिखता है, इसको बेटा हम बोलते हैं क्या? सेरिब्रम। इस सेरिब्रम के, सेरिब्रम फोर ब्रेन का हिस्सा है, ये पूरा बेटा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन का ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। इस सेरिब्रम के भैया चार लोब्स होते हैं, ठीक है। एक ये वाला लोब होता है, जो ये वाला आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, लोब लोब। और बेटा ऊपर वाला ताला ताल, इसको हम बोलते हैं पैराइटल लोब। और बेटा पीछे वाला यहां पे, इसको बेटा हम बोलते हैं क्या? ऑसिपिटल लोब। ये वाला यहां पे होता है ऑसिपिटल लोब। और बेटा साइड वाला कर्ड कर्ड, ये वाला, इसको बेटा हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। तो आपके फोर ब्रेन में का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम के चार लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। अब हम, ठीक है, अब हम आते हैं मिड ब्रेन पे। अब अंदर वाली बात है बेटा, हाँ मिड ब्रेन पे आते हैं। सबसे पहले बेटा मिड ब्रेन पे आते हैं। एक सेकंड, कहां गया? अरे एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। अब बेटा हम आते हैं मिड ब्रेन पे। हाँ किस पे आते हैं बेटा? अब ये आपका मिड ब्रेन रहता है, ये वाला बेटा आपका मिड ब्रेन रहता है। सबसे छोटा वाला पार्ट मैं इसमें बेटा लिखूं, मैं इसमें लिखूं, हाँ स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये बेटा आपके ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है। तीसरा है बेटा आपका हाइंड ब्रेन। रिमेंबर बेटा, जो आपका हाइंड ब्रेन है ना, जो आपका हाइंड ब्रेन है, आपके हाइंड ब्रेन में भी तीन पार्ट्स होते हैं। आपके हाइंड, ये पूरा बेटा आपका हाइंड ब्रेन कहलाता है। ये बेटा पूरा आपका हाइंड ब्रेन कहलाता है। कौन? ये पूरा आपका हाइंड ब्रेन कहलाता है। आपके हाइंड ब्रेन में भी तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन सा पार्ट है आपके हाइंड ब्रेन में बेटा? एक ये वाला पार्ट पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बेटा हम बोलते हैं सेरिबिलम, CREBELLUM, सेरिबिलम, ठीक है। अरे फोर ब्रेन का ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम। और हाइंड ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है, इसका नाम है सेरिबिलम, ठीक है, सेरिबिलम। और एक तो है सेरिबिलम, और ये दूसरा पार्ट होता है बेटा, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पॉन्स वेरोली, या पॉन्स बोलो, PONS, पॉन्स। और जो तीसरा पार्ट होता है ये वाला, जिससे स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला, MEDULL, मेड्यूला ओब्लांगेटा भी बोलते हैं, मेडुला ओब्लांगाटा भी बोलते हैं, जो आपको मर्जी है। दैट मींस बेटा आपका जो फोर ब्रेन है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, आपका जो बेटा फोर ब्रेन है, इसमें एक पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के चार लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑस्पिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फिर बेटा आपका मिड ब्रेन है, और फिर आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, एक बेटा होता है पॉन्स वेरोली, मेडुला ओब्लांगाटा और सेरिबिलम होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। समझिएगा बेटा, आपका फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन, ये है ना बेटा आपका फोर ब्रेन, ये है ना आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। इस सेरिब्रम में बहुत सारे लोब्स हैं। इस सेरिब्रम में आप बहुत सारे लोब्स देख रहे हैं। इस सेरिब्रम में बेटा आप बहुत सारे लोब्स देख रहे हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। लेकिन आप अलग अलग फंक्शन 10th में याद मत रखो, आप ओवरऑल देखो इस सेरिब्रम का फंक्शन क्या हो। इस सेरिब्रम का फंक्शन क्या है बेटा? यही तो मैंने लिखा है,
इस सेरिब्रम का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन बेटा ये क्या है? सोचता। यही फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम ही सोचता है, थिंकिंग करता है, इसी में बेटा याद रहता है, मेमोरी रहती है, और जज्बात इमोशंस बेटा इसी में होते हैं। हाँ, इसमें भैया जज्बात होते हैं। हाँ, मैं आपको चाहता हूं, मैं आपको चाहती हूं, वो जो जज्बात, गलत नहीं समझना, वो जो जज्बात होते हैं ना भाई, मेरी जान, जज्बात तो इसी में होते हैं। किसमें? फोर ब्रेन में होते हैं। और एक्सपीरियंसेस, हाँ, मतलब आप ये याद रखिए, सोचना, मेमोरी, इमोशंस बेटा फोर ब्रेन में होते हैं। नेक्स्ट, और सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, यानी कि फोर ब्रेन के सेरिब्रम में ही होता है। नेक्स्ट बेटा ऑसिपिटल लोब होता है। हाँ, या ये ऑसिपिटल, पहले मैंने आपको बताया सेरिब्रम का, उसके बाद ऑसिपिटल लोब। इसमें जो ऑसिपिटल लोब होता है ना, सेरिब्रम में जो ऑस्पिटल लोब होता है, पीछे वाला लोब, ऑस्पिटल लोब। ऑस्पिटल लोब क्या है? वो बेटा सेंस ऑफ साइट, जो आप देख पाते हैं ना कुछ, हाँ, वो बेटा आपका कौन, मतलब वो सेंस करता है, कौन करता है? जो आपका ऑस्पिटल लोब होता है। सारी इमेजेस वगैरह जो आप देख पाते हैं बेटा, वो आपका कौन? ऑस्पिटल लोब देखता है। फिर है मेडुला, फिर है बेटा कौन आपका, एक सेकंड बेटा, फिर है आपका हाइंड ब्रेन की ओर आते हैं, आपके हाइंड ब्रेन पे आते हैं। पहले फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम का क्या काम होता है? सेरिब्रम का है सोचना, इमोशंस और मेमोरी, और बेटा क्या होता है? सेंस ऑफ साइट, मतलब कि बेटा आप देख पाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, आंखें तो हैं, आंखें मैसेज किसको देते हैं? हॉस्पिटल लोब को। नेक्स्ट बेटा आपका है, अब हम हाइंड ब्रेन पे आते हैं। हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन का एज सच आपकी टेक्स्ट बुक ने कोई फंक्शन नहीं दिया है, हम हाइंड ब्रेन पे आते हैं। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, कौन कौन? एक है बेटा सेरिबेलम, है ना बेटा? आपके हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट्स हैं? आपके बेटा हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं। ये है सेरिबेलम, ये है पोन्स फेरोली, ये है मेडुला ओब्लांगाटा। अलग अलग फंक्शन देखते हैं, मैं आपको यही बता रहा हूं बेटा। पहले आप देखिए किसका फंक्शन? मेडुला ओब्लांगाटा का। मेडुला ओब्लांगाटा, इस मेडुला ओब्लांगाटा का आप बेटा फंक्शन देखिए। इस मेडुला ओब्लांगाटा से क्या निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। और जो आपकी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना, ब्रीदिंग, हार्ट बीट बेटा वगैरह, वो सारा का सारा कौन रेगुलेट करता है? मेडुला ओब्लांगाटा। जो मेडुला ओब्लांगाटा है ना, एक तो मेडुला ओब्लांगाटा से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ओब्लांगाटा से ही जन्म लेता है। और ये मेडुला ओब्लांगाटा क्या करता है? आपकी बॉडी में जो इनवॉलंटरी एक्शंस है, लाइक बेटा आपकी हार्ट बीट, जो आपकी बॉडी में ऐसे काम जो खुद होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस, वो इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है? वो बेटा यही मेडुला ओब्लांगाटा कंट्रोल करता है। जैसे बेटा हार्ट बीट को कंट्रोल करना मेडुला ओब्लांगाटा का काम है, इस तरह ब्रीदिंग को बेटा कंट्रोल करना मेडुला ओब्लांगाटा का काम है। स्वेलो, फूड अप स्वेलो, निगल लेते हैं बेटा ओब्लांगाटा का। डाइजेशन खुद ब खुद होता है, इनवॉलंटरी एक्शन है, यही काम करता है। ठीक है, तो दैट मींस बेटा आपकी बॉडी के अंदर जो इनवॉलंटरी एक्शंस है, वो यही मेडुला ओब्लांगाटा ये करता है। नेक्स्ट है बेटा उसके बाद सेरिबेलम बेटा होता है आपके हाइंड ब्रेन का। जो आपका हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन में ये वाला जो पार्ट है जो अभी मैंने दिखाया, सेरिबेलम, एक होता है सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, एक होता है सेरिबेलम जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। जो ये सेरिबेलम है ना बेटा, इसका क्या काम है? देखो, आपकी बॉडी को क्या करना बेटा? बैलेंस में रखना। हाँ, हम ऐसे बेटा क्यों नहीं ऐसे गिरते हैं, क्यों ऐसे साइकिलिंग करते हैं, हम क्यों नहीं गिरते हैं? बिकॉज बेटा हमारा जो सेरिबेलम होता है, ये हमारी बॉडी को क्या रखता है? स्टैंड बाय, ये हमारी बॉडी को बैलेंस में रखता है। हमारी बॉडी को बेटा बैलेंस में रखना वो इस सेरिबेलम का काम है। आप पेंसिल पकड़ते हैं, आपका पेंसिल ऐसे क्यों नहीं गिरता है? आप इसको बैलेंस कैसे कर पाते हैं? सेरिबेलम की वजह से। आप साइकिल चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, बैलेंस में रहते हैं, कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम मेंटेन करता है। तो इनवॉलंटरी एक्शंस कौन? ये मेडुला ओब्लांगाटा। और बॉडी को बेटा बैलेंस में रखना किसका काम? सेरिबेलम का काम है। ये बेटा आपका पूरा ब्रेन कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू योर 10th क्लास एनसीईआरटी। ब्रेन हो गया। अब बेटा हमारे, हाँ देखो, हमारा जो नर्व सिस्टम है, हमारे नर्व सिस्टम में भैया कितने पार्ट्स होते हैं? एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में उतना टेक्स्ट बुक ने क्या ही दिया है भाई, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, यह आपका ब्रेन बेटा निकला है, यह आपका ब्रेन से निकला है स्पाइनल कॉर्ड। क्या निकला है? स्पाइनल कॉर्ड। रिमेंबर बेटा, स्पाइनल कॉर्ड किससे निकलता है? मेडुला ओब्लांगाटा से निकलता है। पहला पॉइंट इसके बारे में ये याद रखोगे भैया, ये होता है मेडुला ओब्लांगाटा, MEDULA, मेडुला ओब्लांगाटा। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा या मेडुला ओब्लांगाटा से क्या निकला बेटा? स्पाइनल कॉर्ड निकला। ये इसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल, या आपका कौन होता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है बेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लांगाटा से क्या निकला? स्पाइनल कॉर्ड निकला। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से बेटा रिमेंबर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड देखो, हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड, मैं रेड कलर से बना लेता हूं, बैकबोन के अंदर से बेटा
ये है बेटा आपका स्पाइनल कॉर्ड, देखो 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 देखो, हाँ ये है बेटा आपकी बैकबोन। साइड में कौन है, साइड में बेटा कौन है, एक सेकंड एक सेकंड, साइड में कौन है, ये है बेटा आपकी बैकबोन, ये है आपकी बैकबोन, ठीक है, ये है बैकबोन, बैकबोन, बैकबोन के अंदर से बेटा, बैकबोन के अंदर से एक छेद होता है, उसी में बेटा आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। दैट मींस आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या है, प्रोटेक्टेड है। कौन प्रोटेक्ट करता है, बैकबोन। और बेटा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से कवरिंग्स होती हैं, जैसे ब्रेन के ऊपर से भी बेटा ऐसे कवरिंग्स होती हैं, ब्रेन के ऊपर से भी बेटा कवरिंग्स होती हैं। उन कवरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं, MENINGS, मेनिंजेस बोलते हैं। और सेम बेटा इस तरफ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से भी बेटा क्या होते हैं, मेनिंजेस होती है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से भी वो 3 कवरिंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। ब्रेन के ऊपर से भी कवरिंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। इन मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड वैसे ब्रेन के ऊपर से भी। दैट मींस बेटा आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो कहां से निकलता है, मेडुला ऑब्लांगाटा से निकलता है। स्पाइनल कॉर्ड बेटा किस में होता है, बैकबोन के अंदर से होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको प्रोटेक्ट बैकबोन करता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से एक 3 कवरिंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। जैसे ब्रेन के ऊपर से कवरिंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से भी कवरिंग्स है जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। उन कवरिंग्स के बीच में बेटा फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और यहां बैकबोन के ऊपर, ये सॉरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से भी वो CSF फ्लूइड होता है और ब्रेन के ऊपर से भी वो होता है, ठीक है, डन। हाँ अब ये इतना ही था बेटा। अब इसका मतलब है, मैंने आपको कहा आपका जो बेटा नर्व सिस्टम होता है, आपने अपने नर्व सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा है। एक होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, दूसरा होता है बेटा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपने पढ़ लिया, यह है सेंट्रल नर्व सिस्टम। अब कौन बचा, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में कौन आता है, आपकी नर्व्स आती है बेटा, नर्व्स आती है, नर्व्स। कौन सी नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, जो ब्रेन से निकलती है, उनको हम बेटा बोलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। रिमेंबर बेटा, यहां पे मैं आपको जबरदस्त चीज दिखाता हूं, ये है आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सबसे पहले आपके यह है आपका पूरा नर्व सिस्टम, आपका बेटा ब्रेन है, हाँ ब्रेन से निकला स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये बेटा आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम हो गया, देखिएगा बेटा ये आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम हो गया, ये आपका बेटा सेंट्रल नर्व सिस्टम हो गया, इसमें आपका ब्रेन आ गया, इसमें बेटा आपका स्पाइनल कॉर्ड आ गया, ये पूरा आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम हो गया, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या है, देखो इस ब्रेन से भी बेटा नर्व्स निकलती हैं, इस ब्रेन से भी नर्व्स निकलती हैं, उन नर्व्स को बेटा हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स, CRANIL, क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से भी बेटा नर्व्स निकलती है, उन नर्व्स को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। दैट मींस बेटा जो बेटा ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उनको हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा, ये है भाई ब्रेन से निकली क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकली, हाँ स्पाइनल नर्व्स। अच्छा क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं, कोई पूछेगा कितनी नर्व्स होती हैं, ब्रेन से कितनी नर्व्स निकलती हैं, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स कहना, 12 पेयर्स नर्व्स निकलती हैं। अच्छा स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स निकलती हैं, कहना 31 पेयर्स बेटा होती हैं, ठीक है, 31 पेयर्स। दैट मींस बेटा हाँ इन्हीं क्रैनियल नर्व्स, जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं इनको हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं इनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो इन्हीं क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम में बेटा आपका कौन आता है, एक आता है क्रैनियल नर्व्स आती हैं, कौन आता है, एक आता है बेटा क्रैनियल नर्व्स आती हैं, और दूसरा कौन आता है, स्पाइनल नर्व्स आती हैं, कौन आता है बेटा, स्पाइनल नर्व्स आती हैं, डन बेटा। हाँ अच्छा क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं। अच्छा वो बताइए कितनी होती हैं, 31 पेयर्स होती हैं, डन बेटा, डन बेटा, ठीक है सर, ठीक है सर, डन है, डन है, डन है। अब देखो बेटा, अच्छा ठीक ये तो पता चला, अब सर हमें ये बताइए कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये पता होना चाहिए, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। जरूर बेटा मैं आपको बताऊं, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क आपका क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। हाँ चले बेटा, हाँ देखो देखो, तो मैंने आपको बेटा बताया रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। सिंपल सी बात है भाई, अगर फॉर एग्जांपल आप कभी कोई रैपिड एक्शन होता है, फॉर एग्जांपल बेटा एक गर्म पतीला है, एक गर्म पतीला है, उसमें बेटा मैंने एक स्टील का स्पून रखा है, चमचा रखा है, और अचानक से मैं आता हूं, मुझे नहीं पता है स्पून गर्म है, अचानक से मैं बेटा आता हूं, इस स्पून को पकड़ता हूं, ओ माय गॉड मैं छोड़ देता हूं इस स्पून। दैट्स इसका मतलब है
आपको एक स्टिमुलस मिल गया, एक गर्मी आपको लग गई, ठीक है, यानी कि आपको एक बेटा एक स्टिमुलस मिल गई, इस स्टिमुलस के अगेंस्ट आप काम करते हैं, आपने बेटा हाथ जल्दी पीछे किया और यह चीज आपके ब्रेन को पता नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपकी बॉडी कभी कोई ऐसी एक्शन करती है कि आपके ब्रेन को पता भी नहीं होती है। या मैं आपको ऐसे बताऊं, आपकी बॉडी कभी कोई ऐसी एक्शन करती है जो एक्शन आप तुरंत करते हैं, जल्दी करते हैं, और वो एक्शन आपके ब्रेन को पता नहीं होती है। आप रैपिड एक्शन करते हैं, यानी कि रैपिड एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, रैपिड क्विक एक्शन करते हैं जो आपके ब्रेन तक को पता नहीं होती है। भाई ऐसे एक्शन को आप क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन फॉर एग्जांपल बेटा, या मैं आपको बताऊंगा, यहां पे दीवार में कील लगा हुआ है और अचानक आपने हाथ रखा और पीछे किया, कील चुभ गया, आपने हाथ पीछे किया, ये बेटा आपने एक रैपिड, एक क्विक एक्शन किया ना, आप कील चुभ गया और आपने हाथ को पीछे लिया, ये क्विक एक्शन करना, इसको बेटा हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। कोई भी बेटा आप जो क्विक एक्शन करते हैं, जल्दी कोई एक्शन करते हैं जो आपके ब्रेन को पता नहीं होती है, इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन जरूरी है, अगर आप रिफ्लेक्स एक्शन नहीं करेंगे बेटा, कील चुभ जाएगा, आप बेटा ब्लड भी निकल जाएगा, फिर आपके ब्रेन को पता चलेगी, आपका ब्रेन जवाब देगा, आप हाथ पीछे उठाएंगे, भैया तब तक बहुत ब्लड लॉस हुआ होगा। या मैं आपको बताऊं, गर्म स्पून को पकड़ना, और बेटा अगर आप इसको जल्दी एक्शन में नहीं लाएंगे, अगर आप अपने हाथ को पीछे जल्दी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाथ जल जाएगा और ब्लड निकल जाएगा, आपका ब्रेन तब जवाब देगा, तो भैया प्रॉब्लम है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे एक्शंस होते हैं जो क्विक एक्शंस हैं, रैपिड एक्शंस हैं, जो आप जल्दी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसे एक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। और जैसे इस बंदे को करंट लगती है और ये करंट की मैसेज बेटा कहां? सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए पहुंच जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड वापस जवाब देता है आपके हाथ को हम बोलेंगे एफेक्टर ऑर्गन, आपके हाथ को जवाब देता है, हाथ को बोलता है अरे भाई पीछे हटो, तो मेरा हाथ पीछे करता हूं। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट का लगना ये स्टिमुलस है, और ये इलेक्ट्रिक करंट की मैसेज जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड वापस जवाब देता है आपके हाथ को, ए हाथ पीछे करो, मैं बेटा हाथ को पीछे करता हूं। तो करंट लगना, मैं जल्दी रेस्पॉन्स दिखाता हूं ना, मैं जल्दी एक्शन करता हूं ना, इस एक्शन में आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस एक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं? जो आप क्विक रैपिड एक्शन करते हैं, जो इनवॉलंटरी आपके ब्रेन को पता नहीं है, इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन की जो मैसेज जाती है ना, रिफ्लेक्स एक्शन की मैसेज पहले कहां गई? रिफ्लेक्स पहले बेटा स्टिमुलस आ गया है ना, रिफ्लेक्स एक्शन की मैसेज जहां जहां से गई बेटा, उस पाथवे, इस रास्ते को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे बेटा पहले बेटा ये सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए ये मैसेज गई स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर बेटा वापस आई किसके? मोटर न्यूरॉन्स के जरिए वापस जवाब आया किस तक? एफेक्टर ऑर्गन तक, हाथ तक, जिसको काम करना है उसको हम बोलते हैं एफेक्टर ऑर्गन। फिर वापस जवाब आया, पहले बेटा इलेक्ट्रिक करंट लगना, स्टिमुलस लगना, ये स्टिमुलस की मैसेज किसने स्पाइनल कॉर्ड तक ली? ये बेटा किसने ली? सेंसरी न्यूरॉन्स ने, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज गई, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड ने किसको दी? एफेक्टर ऑर्गन को दी, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। इस रास्ते से मैसेज जाना और वापस जवाब आना, जिस रास्ते से रिफ्लेक्स एक्शन की मैसेज जाती है और जवाब आता है, इस रास्ते को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक और रैपिड एक्शन होता है जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। और रिफ्लेक्स आर्क का मतलब होता है भाई, हां ऐसा पाथवे, ऐसा रास्ता जिस पाथवे से, जिस रास्ते से रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, इसकी मैसेज चली गई, तो उस रास्ते को भैया हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। यह है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, यही होता है, ठीक है। अब बेटा हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, दैट इज हाउ डज द नर्व सिस्टम कॉज एक्शन। नर्व सिस्टम भाई आखिर काम कैसे करता है? सिंपली, मिसाल के तौर पर बेटा मैंने कॉपी उठानी है, सुनो, मैंने बेटा ये कॉपी उठानी है, या मैं आपको बताऊं बेटा मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रिक लग गया, ठीक है, ये प्रिक लग गया, या मैं आपको बताऊं बेटा मुझे कोई काम करना है, फिर ये मैसेज कैसे चली जाती है? सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए किस तक? स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर ब्रेन तक मैसेज जाती है, फिर ब्रेन प्रोसेस करता है, फिर ब्रेन जवाब देता है, रेस्पॉन्स देता है, जवाब देता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड किसको देता है? मोटर न्यूरॉन्स को देता है, और बेटा फिर ये मैसेज एफेक्टर ऑर्गन तक जाती है, हम काम करते हैं। यही है इसका बेटा कि नर्व सिस्टम कैसे एक्शन करता है, काम करता है। पहले समझेगा बेटा, मिसाल के तौर पर पहले स्टिमुलस क्या गई, मिसाल के तौर पर, हाँ ये आपका बेटा हाथ है, आपके हाथ ये रेड, आप समझिए कोई स्टिमुलस है, कोई मैसेज है,
ये बेटा स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस बेटा आपके हाथ को मिल गया कोई स्टिमुलस, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस, प्रिक मैंने दे दिया या कुछ किया बेटा, आपके ब्रेन या आपके हाथ को बेटा मैंने प्रिक किया, ठीक है, ये रेड है स्टिमुलस, स्टिमुलस मिल गया। ये स्टिमुलस किसके जरिए चलेगा, ये अफेक्टर, ये सॉरी ये सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए चलेगा। ये ब्लू, ये रेड जो मैंने बनाया ना, ये सेंसरी न्यूरॉन, ये स्टिमुलस की मैसेज किस तक जाएगी बेटा, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी। ये देखो यह है स्टिमुलस, स्टिमुलस की बेटा ये मैसेज, स्टिमुलस का ये इंपल्स या पहले आपको बेटा स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस का फिर ये मैसेज, स्टिमुलस की ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। पहुंच गया स्पाइनल कॉर्ड तक, हाँ, तो ये मैसेज जाना, इसको बेटा हम बोलते हैं एफेरेंट, ए से एफेरेंट सिग्नल, मैसेज जाना इसको हम बोलते हैं एफेरेंट सिग्नल। पहले बेटा आपको स्टिमुलस मिल गया, हाँ, स्टिमुलस बेटा चलते 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 किस तक पहुंचा, ये बेटा कहां तक पहुंचा, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। ये पहले स्टिमुलस आ गया, उसके बाद देखिए स्टिमुलस आ गया, या आपने गर्म कप को बेटा हाथ रख ये लगा दिया, ठीक है, ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस पहले बेटा आपको यहां पे स्टिमुलस मिल गया, और ये स्टिमुलस चलते चलते सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए स्टिमुलस चला, ये स्टिमुलस कहां पहुंचेगा, यहां बेटा स्पाइनल कॉर्ड तक। देखो ये स्टिमुलस बेटा कहां पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या है बेटा, इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये इंटरन्यूरॉन्स क्या देते हैं, जवाब देते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। रेस्पॉन्स किन न्यूरॉन्स के जरिए जवाब देगा, ये मोटर न्यूरॉन्स के जरिए जवाब आएगा। अब देखिए बेटा ये मोटर न्यूरॉन्स के जरिए जवाब आया किस तक, अफेक्टर ऑर्गन तक, हाथ तक। अब देखिए हाथ तक बेटा, हाथ तक ये जवाब आ गया और आपका हाथ पीछे हो जाता है, ठीक है बेटा, आपका हाथ क्या हो जाता है, पीछे। तो पहले बेटा देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये आपका नर्व सिस्टम कैसे एक्शन करता है, आपके नर्व सिस्टम को जब कोई स्टिमुलस मिलती है, आपका नर्व सिस्टम कैसे एक्शन करता है। पहले बेटा ये स्टिमुलस आ गया, आपके हाथ को गर्म कप मतलब गर्म तवे के साथ, स्पून के साथ, कप के साथ हाथ लगा, ये स्टिमुलस आ गई। स्टिमुलस किसको मिल गया, हाथ को, ठीक है। हाथ की मैसेज फिर चली जाएगी, ये स्टिमुलस की मैसेज चली जाएगी सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए किस तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड वापस मोटर न्यूरॉन्स के जरिए जवाब देगा किस तक, अफेक्टर ऑर्गन तक। बेटा आप अपने हाथ को पीछे करते हैं, पहले ये बेटा सेंस ऑर्गन को मैसेज आएगी, सेंस ऑर्गन सेंसरी न्यूरॉन्स के मैसेज भेजेगा, कहां, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, इंटरन्यूरॉन्स वापस जवाब देंगे किसको, मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन के जरिए से वापस जवाब आएगा, जवाब का मतलब रेस्पॉन्स आएगा, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए वापस जवाब आएगा, रेस्पॉन्स आएगा किस तक, आपके हाथ तक, और आपका हाथ पीछे हो जाएगा। यही है भाई सिंपली किस तरीके से नर्व सिस्टम एक्शन करता है, और आप अपने हाथ को पीछे करेंगे, ठीक है बेटा, हाँ समझ आया, बिल्कुल सर आ गया समझ। अब बेटा लास्ट पे इसमें आपका इस चैप्टर में आपके दो टॉपिक्स हैं, एक है आपका नर्व सिस्टम भाई, आपका या सॉरी कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स इन एनिमल्स में या कोऑर्डिनेशन एनिमल्स पहला टॉपिक, और दूसरा है प्लांट्स की कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स की कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा 80% वही है। एनिमल्स में दो सिस्टम्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, पहला है नर्व सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्व सिस्टम हमने पढ़ा, अब दूसरा है बेटा आपका एनिमल्स में जो दूसरा सिस्टम होता है कोऑर्डिनेशन के लिए, दैट इज मेरी जान एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम देखिए क्या होता है, आपने सुना है वो हार्मोन वगैरह, बिल्कुल सर सुना है। ये है भाई मेल, यह है फीमेल, इनमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं, इनमें भाई कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन निकालते हैं, केमिकल निकालते हैं, हार्मोन केमिकल निकालते हैं, वो केमिकल एक्शन कराता है, ठीक है, समझ आया, ये कोऑर्डिनेशन कराता है। दैट मींस बेटा ये है मेल, ये है फीमेल, इनमें ये आप देख रहे हैं बेटा बहुत सारे ऑर्गन्स हैं इनके बेटा, यहाँ पे ब्रेन के साइड में यानी कि हेड वाले साइड में क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसी तरह बेटा यहाँ गर्दन में ये थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, हाँ इस तरह बेटा एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियास है, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज होते हैं, यहां से बेटा केमिकल निकलते हैं। जिन जिन ऑर्गन्स का मैंने नाम लिया ना, इन ऑर्गन से बेटा क्या निकलता है, केमिकल निकलता है, उस केमिकल का नाम क्या होता है, हार्मोन। बेटा वही हार्मोन बड़ा खतरनाक होता है, वो बड़े बड़े एक्शंस कराता है। तो बेटा मैं आपको इतना बताऊं, अब हम पहले इन्हीं ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। एंडोक्राइन देखो मैं आपको बेटा बता रहा हूं, ये है ना ह्यूमंस, ठीक है, मेल और फीमेल, इनमें बेटा इनमें हार्मोन निकलता है। कहां से निकलता है हार्मोन, इन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। किन एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, जैसे बेटा इसके पास बेटा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियास है, मेल में टेस्टिस होती है, फीमेल में ओवरीज होती है, ठीक है। ये जितने भी ऑर्गन्स का मैंने नाम लिया ना, इन ऑर्गन्स को बेटा हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं,
इन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनसे क्या निकलता है? इनसे बेटा हार्मोन निकलता है। और हार्मोन जब भी निकलता है वो हार्मोन बेटा किस में जाएगा? हार्मोन जाएगा डायरेक्ट बेटा ब्लड में। ठीक है, हार्मोन को कोई अलग पाथवे नहीं होता है। हार्मोन इन ग्लैंड्स को बेटा, जिनसे केमिकल निकलता है, जिनसे हार्मोन निकलता है, इन ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? इनको भाई हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन जब निकलेगा वो हार्मोन ब्लड में जाएगा। तो मैं यही कहूंगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं भैया? एंडोक्राइन ग्लैंड या तो एक सेल होती है या एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। ठीक है, इनसे बेटा ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये सेल होती है या ये कोई ऑर्गन होता है जिससे बेटा क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। इन ग्लैंड्स या इन सेल्स को हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड से हमेशा क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। हार्मोन ब्लड में जाएगा और बॉडी की फंक्शंस को बाद में रेगुलेट करता है। तो भाई साहब हम पहले एक एक ग्लैंड को पढ़ते हैं। जैसे हम पहले हाइपोथैलेमस को पढ़ते हैं, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन? थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? पहले बेटा हम देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। याद रखिएगा बेटा हाइपोथैलेमस ग्लैंड कैसे क्या होता है, ये बात बेटा अच्छे से समझिएगा। ये है होता है आपका ब्रेन। आपके ब्रेन में भाई यहां पे ये होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, यहां पे बेटा आपका ये होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन होता है? ये बेटा आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है, याद रखिए बेटा जो है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इससे हार्मोन, दो किस्म के हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? दो। एक निकलता है रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। और बेटा इससे दूसरा हार्मोन निकलता है इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन निकलता है। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन निकलता है। सर ये हार्मोन्स क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन निकलते हैं? दो। एक निकलता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा निकलता है इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जब भी निकलेगा, देखो हाइपोथैलेमस के नीचे आप देख रहे हैं बेटा, हाइपोथैलेमस के नीचे ये कौन होता है? हाइपोथैलेमस के नीचे बेटा ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन होता है? ये होता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के नीचे कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है हाइपोथैलेमस, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से जब भी हार्मोन निकलेगा वो हार्मोन जाएगा किसके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। दैट मींस बेटा हाइपोथैलेमस से अगर कौन सा हार्मोन निकला? रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन आया पिट्यूटरी के पास आएगा। हाइपोथैलेमस से अगर निकला इनहिबिटरी हार्मोन, ये इनहिबिटरी हार्मोन किसके पास आएगा? पिट्यूटरी के पास आएगा। हाइपोथैलेमस से निकला रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीजिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी को बोलेगा ए पिट्यूटरी ग्लैंड तुम हार्मोन निकालना शुरू करो, तुम हार्मोन निकालना शुरू करो। तो पिट्यूटरी को कौन बोलता है हार्मोन निकालो? रिलीजिंग हार्मोन बोलता है हार्मोन निकालो। अच्छा, पिट्यूटरी से हार्मोन निकल रहा है, उस हार्मोन को अब रोकना है या कम करना है, वो हार्मोन अब रोकना है या कम करना है, तो बेटा हाइपोथैलेमस से आएगा हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ये इनहिबिटरी हार्मोन इस पिट्यूटरी को बोलेगा ए पिट्यूटरी तुम जो हार्मोन निकाल रहे हो ना उसको कम करो या उसको स्टॉप करो। इसका मतलब है हाइपोथैलेमस से जब भी हार्मोन निकलेगा ये रिलीजिंग हार्मोन आएगा किसके पास भाई? पिट्यूटरी के पास आएगा। पिट्यूटरी को बोलेगा हार्मोन निकालो। हाइपोथैलेमस से जब भी इनहिबिटरी हार्मोन आएगा पिट्यूटरी के पास, बोलेगा हार्मोन निकालना बंद करो या ये कम करो। इसका मतलब होता है कि पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बेटा हम पिट्यूटरी पे असली पे आते हैं। ये होता है बेटा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड होता है भाई साहब, जिसको हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? मैं बताऊंगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से पहला हार्मोन निकला है ग्रोथ हार्मोन। क्या निकला है बेटा? पिट्यूटरी से निकलता है ग्रोथ हार्मोन निकलता है। सारे ग्रोथ हार्मोन क्या करता है मेरी जान? याद रखो इसी का नाम है GH। ये ग्रोथ हार्मोन जब भी निकलता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये ग्रोथ हार्मोन बेटा किसके पास जाता है? ये लॉन्ग बून्स के पास जाता है। किसके पास बेटा? लॉन्ग बून्स को के पास जाता है बेटा। और लॉन्ग बून्स को क्या करता है? इलोंगेशन, यानी कि इलोंगेट करता है, इलोंगेशन बड़ी करता है। दैट मींस बेटा आप बड़े हो जाते हैं। जब भी एक इंसान के पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन निकलते निकलते आपके लॉन्ग बून्स के पास जाएगा। आपकी लॉन्ग बून्स को बेटा लंबा 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 करेगा, इंसान बड़ा हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को, किसी इंसान को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये ग्रोथ हार्मोन बेटा कम निकलेगा या नहीं निकलेगा या कम निकलेगा, तो वो इंसान छोटा रहता है, पटाकू रहता है, ठिंगनू रहता है, लेलीपोत रहता है, छोटा रहता है। तो ये डिजीज है, इस डिजीज को हम बोलते हैं डिवॉर्फिज्म। ठीक है बेटा,
क्या कहते हैं, डिवॉर्फिज्म। बेटा मैं यहां पे लिखूंगा लेस सिक्रीशन, हाँ लेस सिक्रीशन ऑफ जीएच, लेस सिक्रीशन ऑफ, अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा क्या हो जाएगा, कॉजेज क्या हो जाएगा, कौन सी डेज हो जाएगी, डिवॉर्फिज्म। अगर किसी इंसान को ये ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो इंसान बेटा लॉन्ग बोन्स बड़ी मत हो जाएंगी, इंसान छोटा रहेगा, एक डिवॉर्फिज्म बीमारी हो जाएगी, मतलब ये छोटा रहेगा, वो डिजीज है, दैट इज डिवॉर्फिज्म। ठीक है, ज्यादा निकलेगा लंबा हो जाएगा, वो आपको नहीं है, लेकिन डिवॉर्फिज्म तो है। अच्छा दूसरा बेटा आपका होता है, आपकी टेक्स्ट बुक ने इसका एक ही हार्मोन दिया है। दूसरा बेटा होता है, उसका नाम भाई साहब क्या होता है बताइए, दूसरा होता है आपका थायराइड ग्लैंड, सॉरी गर्दन में बेटा थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, यहां पे बेटा आपके गर्दन में थायराइड ग्लैंड है, ये आप देख सकते हैं, ये बेटा आपका थायराइड ग्लैंड वाला एरिया है, ये वाला। ठीक है, ये बेटा आपका कौन है, ये है भाई साहब आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये है आपका थायराइड ग्लैंड, ये है। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, हाँ थायराइड ग्लैंड से बेटा कौन सा हार्मोन निकलता है, एक सेकंड, थायराइड ग्लैंड से बेटा कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे बेटा आपका निकलता है कौन सा, बताइए ना, नहीं बता रहे हो, इससे बेटा निकलता है थायरोक्सिन, हाँ थायरोक्सिन हार्मोन, हाँ थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से बेटा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर आपके थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकला, ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में जाएगा, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखेगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करेगा, मेंटेन रखेगा, दैट मींस बेटा मेंटेन्स, हाँ मेंटेन्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है बेटा, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखेगा। अगर बेटा थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में क्या रखता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है। लेकिन एक बात है सर, हमें ये बताएं, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, ये कहां पे बनता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर बनता है। अच्छा इसको कौन बनाता है, आयोडीन बनाता है। तो बेटा ये किससे बनता है, मेड ऑफ आयोडीन, ये हार्मोन किससे बनता है, मेड ऑफ आयोडीन, बेटा आयोडीन से बनता है, ये हार्मोन बेटा आयोडीन से बनता है। अगर आप आयोडीन खाते हैं, नमक के साथ आयोडीन खाते हैं, वो आयोडीन से बेटा कौन सा हार्मोन बनता है, उस आयोडीन से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। और अगर आप आयोडीन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और आपका जो थायराइड ग्लैंड है इसमें सूजन आ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, ये बाहर आ जाता है, तो वो एक डिजीज होती है, जिसको हम बेटा बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं भाई साहब, उसको बेटा हम बोलते हैं ग्वाइटर बोलते हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, हाँ तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो मैं यहां पे लिखूंगा डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस ग्वाइटर, GOITRE ग्वाइटर, ऐसे बेटा निकलता है। ठीक है, ऐसे इसका ये बाहर निकल जाता है, ग्वाइटर निकलता है। ठीक है, ग्वाइटर हो जाता है, डन। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट, हाँ उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को ऐसे निकालो, थायराइड ग्लैंड को निकाला, पीछे से देखो, थायराइड ग्लैंड के ये है बेटा थायराइड ग्लैंड, इसको बेटा मैंने ऐसे उल्टा किया, थायराइड ग्लैंड पीछे, थायराइड ग्लैंड गर्दन में होता है विंड पाइप के साथ, थायराइड ग्लैंड को बेटा ऐसे निकालो, पीछे से देखो, थायराइड ग्लैंड के अंदर बेटा ऐसे होते हैं 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, ये आप देख रहे हैं बेटा, ये कौन है, ये है पैराथायराइड ग्लैंड, या भाई पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, आप एक बार बता सकते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड से भाई कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, बताइए। तो देखिए बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, यह आपका पैराथायराइड ग्लैंड, बिल्कुल। इस पैराथायराइड ग्लैंड से भाई कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे बेटा निकलता है पैराथ हार्मोन। क्या निकलता है, पैराथ हार्मोन निकलता है, पैराथ हार्मोन। अच्छा ये पैराथ हार्मोन निकला और ब्लड में गया, ये पैराथ हार्मोन क्या काम करता है, ये बेटा आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल। जब भी आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाती है, उस टाइम बेटा ये पैराथ हार्मोन निकलता है। ये पैराथ हार्मोन बेटा क्या करता है, ये करता है काम, या आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब नॉर्मल लेवल पे लाता है। इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, हाँ ये बेटा कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। डन सर, हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका कौन सा होता है, थाइमस ग्लैंड। यहां चेस्ट वाले एरिया में बेटा आपका ये कौन सा है, ये भाई साहब है थाइमस ग्लैंड। अच्छा ये थाइमस ग्लैंड क्या काम करता है, रिमेंबर बेटा थाइमस ग्लैंड क्या करता है, थाइमस ग्लैंड जो है ना, ये एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन।
थाइमोसिन हार्मोन। रिमेंबर बेटा, ये थाइमोसिन हार्मोन क्या काम करता है? सर ये थाइमोसिन, सॉरी, ये जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। ये थाइमोसिन हार्मोन जो है आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। क्या काम करता है? बचपन में आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। डेवलप्स इम्यून सिस्टम, IMMUNE। सर हमें इतना ही पढ़ना है? हाँ मेरी जान, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, आपको इतना ही पढ़ना। आप 10th क्लास के भाई, इससे ज्यादा क्या पूछा जाएगा? ठीक है, तो आपका थाइमस ग्लैंड हार्मोन निकालता है जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, और हाँ बचपन में डेवलप करता है। जब आप बड़े बड़े हो जाते हैं ये थाइमस ग्लैंड सुकड़ जाता है। ठीक है, बाद में बुढ़ापे में थोड़ी इम्यून सिस्टम डेवलप किया जाता है। हाँ अच्छा हो गया। सर आप पेनक्रियास की बात है, सर बताइए ना पेनक्रियास क्या काम करता है? मेरी जान, यहां पे आपका स्टोमक होता है ना? हाँ, स्टोमक के नीचे होता है पेनक्रियास। सर हमें पता है। अरे मेरी जान, फिर तो अच्छी बात है। ये जो पेनक्रियास है ना, ये पेनक्रियास क्या करता है? ये एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है भाई इंसुलिन हार्मोन। क्या? इंसुलिन हार्मोन। ये पेनक्रियास आपका क्या काम करता है मेरी जान? बस एक एक लाइन में आंसर लिखो। ये पेनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? जब भी आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाती है, ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाती है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाती है तो भैया कौन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन आपके ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है, नॉर्मल पे लाता है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हाँ, मेंटेनेंस ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है बाय लोअरिंग, या ऐसे लिखो, आपके ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाती है तो हार्मोन निकलता है पेनक्रियास से, इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है भाई? मेंटेन रखता है, यानी कि कम करता है, जिसकी वजह से मेंटेन हो जाता है। अगर सर कोई ऐसा इंसान होगा ना कि उसका पेनक्रियास इंसुलिन हार्मोन नहीं निकालेगा, अरे मेरी जान ये तो प्रॉब्लम है ना। अगर कोई इंसान ऐसा है उसका पेनक्रियास इंसुलिन हार्मोन नहीं निकालेगा किसी वजह से, जब इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलेगा, जरा मुझे बताओ क्या बेटा ब्लड, उस इंसान के ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ज्यादा? क्योंकि जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज लेवल क्या करता है? कम, मेंटेन करता है। अब जब किसी इंसान के पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलेगा, जब हार्मोन नहीं निकलेगा इंसुलिन हार्मोन, तो उस इंसान का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। तो ये इंसान क्या बनेगा? डायबिटिक इंसान बनेगा। मतलब ये इंसान क्या बनेगा भाई साहब? ये शुगर पेशेंट बनेगा, ये डायबिटिक पेशेंट बनेगा, शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट बनेगा। जब इसमें शुगर आ गया, ब्लड में ज्यादा शुगर हो गया, ग्लूकोज ज्यादा हो गया, मतलब कि डायबिटीज हो गया, ये डायबिटिक पेशेंट बन गया। ये पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर इसको बोलता है कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा पेनक्रियास जो है ना वो अपना इंसुलिन नहीं निकालता है, वो पेनक्रियास खराब है, कोई बात नहीं, मैं आपको इंजेक्शन देता हूं। तो डॉक्टर इसको इंजेक्शन देता है, ये भैया ऐसे इंजेक्शन ठोसता है अपने पेट को, या ठीक है ये स्किन में बेटा ऐसे इंजेक्शन ठोसता है, इंजेक्शन ठोसा, उस इंजेक्शन, और जब इंजेक्शन ठोसता है ना, और क्या हो जाता है? इसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है, मतलब मेंटेन रहती है। अरे सर ये जो इंजेक्शन इसने ठोसा ना, इस इंजेक्शन ने इंसुलिन का काम किया। जैसे इंसुलिन निकलता था वो ज्यादा ग्लूकोज लेवल को कम करता था, इस इंजेक्शन ने भी वही काम किया। अरे मेरी जान, ये जो इंजेक्शन इसने ठोसा ना, ये इंजेक्शन एक्चुअली इसमें इंसुलिन केमिकल होता है। इस इंजेक्शन में एक्चुअली कौन सा केमिकल होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। अरे सर डॉक्टर तो चालाक है, उसने हमें जो इंजेक्शन ठोसा वो तो इंसुलिन है। हाँ, इसका मतलब है जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट होता है जिसको ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गई होती है, जब कोई डायबिटिक पेशेंट होता है उसको क्यों हम इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं? क्योंकि बेटा उसका ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए। अगर हम उसको इंसुलिन इंजेक्शन नहीं देंगे, उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे भैया, वो बीमार पड़ेगा तो मर जाएगा। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है सो दैट उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए? मेंटेन रहे। ठीक है बेटा, मैं ये पॉइंट लिखूं। हाँ, तो ऐसे मैं बेटा ये पॉइंट लिखूंगा यहां पे, डायबिटिक पेशेंट्स आर treated by giving
treat by giving insulin shots या insulin injections for maintaining बेटा for maintaining blood glucose क्यों? उनको अपना इंसुलिन नहीं निकल रहा होता है, नहीं, उनको अपना नहीं निकल रहा होता, इसलिए देते हैं ना। हाँ, ये हो गया बेटा। अब नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है समझो ना बेटा। एड्रिनल ग्लैंड किसको बोलते हैं? भाई साहब आपके पास किडनी है, बिल्कुल सर हमारे पास किडनी है। अरे किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी होती है। सर ये क्या टोपी है? सर ये क्या टोपी है? सर ये क्या टोपी है? किडनी के ऊपर एक समोसा जैसा होता है। अरे इस समोसे को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अरे है ना, हाँ, किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी होती है, इस टोपी को भाई हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। सर एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड बेटा एक हार्मोन निकालता है, हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से। उस हार्मोन का नाम होता है एड्रिनलीन हार्मोन। तो मेरी जान, मैंने आपसे कहा कि आपकी जो किडनीज हैं, आपके जो गुर्दे हैं, आपकी जो किडनीज हैं, किडनीज के ऊपर एक समोसा जैसा होता है, टोपी जैसी होती है, इस टोपी का नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है भाई साहब, जिस हार्मोन का नाम होता है एड्रिनल हार्मोन। ये एड्रिनल हार्मोन क्या काम करता है मेरी जान? ये एड्रिनल हार्मोन जो है ना, ये एड्रिनल हार्मोन, जब ये एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन निकला, ये एड्रिनलिन हार्मोन आपके ब्लड में होता है और आपको क्या कराता है? आपकी हार्ट बीटिंग तेज कराता है। क्या कराता है? सर ये हार्मोन कब निकलता है? समझो, आपके किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, बिल्कुल है। ये एड्रिनल ग्लैंड से बेटा पता है क्या हो जाता है? जब कोई मतलब इमरजेंसी की खबर आप सुनते हैं, कोई एक्साइटमेंट होती है, कोई इमरजेंसी होती है, जैसे बेटा आप जंगल में बैठे, अचानक शेर पे नजर पड़ी बेटा, आपके एड्रिनल ग्लैंड ने क्या निकाला? एड्रिनलिन निकाला। ठीक है बेटा, हाँ, कोई पीछे से आया, उसने आपको ऐसे थप्पड़ मारा, आप देखो थप्पड़ मारा बेटा, आपकी किडनी ने क्या निकाला? एड्रिनलिन हार्मोन निकाला। ये सॉरी, इसने एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन निकाला। नेक्स्ट बेटा, एग्जाम है, रिजल्ट आ गया, दोस्त आ गया, अरे तुझे पता है क्या रिजल्ट निकला? मैं पास हूं, तू फेल है। हाँ बेटा, जब कोई एक्साइटमेंट आप सुनते हैं ना, जब कोई इमरजेंसी की खबर सुनते हैं, रिजल्ट होना इमरजेंसी है, जब इमरजेंसी की खबर सुनते हैं, एट दैट टाइम एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन निकला। जब एड्रिनलिन हार्मोन निकला, जरा मेरी जान मुझे बताओ, जब आप कोई एक्साइटमेंट सुनते हैं, इमरजेंसी वाली खबर सुनते हैं, तब क्या होता है? हार्ट बीटिंग तेज, दिल दगा दग दग दगा दग दग दगा दग दग होता है और ब्रीदिंग तेज होती है। हाँ, क्या बोल रहे हो? ब्रीदिंग तेज होती है बेटा, आपकी बॉडी से पसीना निकलता है ना, पसीना निकलता है, इसका मतलब होता है बॉडी वार्म अप हो जाते हैं। इसका मतलब होता है बेटा आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है, इससे बेटा एड्रिनलिन हार्मोन निकला और इसी हार्मोन का भाई नाम होता है हार्मोन ऑफ इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? इसी हार्मोन का नाम होता है हार्मोन ऑफ इमरजेंसी। क्योंकि इमरजेंसी के टाइम हम यानी कि ये हार्मोन निकलता है ना, इसको हम बोलते हैं हार्मोन ऑफ इमरजेंसी। हार्मोन ऑफ इमरजेंसी जब निकला, एड्रिनलिन हार्मोन निकला, भाई ये क्या करेगा? ये बेटा ये हार्ट बीटिंग को तेज करेगा। क्या करेगा? हाँ, इंक्रीज, ऊपर एरो होता है इंक्रीज हार्ट बीट, दिले नादा को बोलेगा दिल धक 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 धक, और बेटा रेस्पिरेशन क्या कराएगा? तेज करेगा। रेस्पिरेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और सर क्या करेगा? हाँ बेटा, उस वक्त आपकी आंखों का जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल जो है ना, वो डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, प्यूपिल डायलेशन। सर और क्या चीज हो जाती है? और बेटा बॉडी क्या हो जाते हैं? वार्म अप, ब्रीदिंग तेज, यही ना, रेस्पिरेशन तेज, सब कुछ बेटा ऐसे तेज। ठीक है, समझ आया? तो जब भी बेटा आप कोई एक्साइटमेंट, कोई इमरजेंसी सुनते हैं, उस टाइम एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन निकला, ये ब्लड में जाता है, और जब ये गया, ये एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है? हार्ट बीट को तेज करता है, रेस्पिरेशन को तेज करता है, प्यूपिल को बेटा डायलेट करता है। क्या करता है? डायलेट करता है, और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। क्या करता है बेटा? हाँ, जब हार्ट बीट तेज तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज बेटा, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ये चीज है बेटा। डन 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 सर। तो अब है भाई एक और बेटा, जहां से एक और पार्ट जहां से हार्मोन निकलता है, मेल के पास होता है। अभी तक तो सारा सेम था, मेल और फीमेल। अब एक पार्ट होता है जो सिर्फ मेल के पास होता है। हाँ, इसका भाई साहब नाम होता है टेस्टीज। तो भाई साहब ये जो टेस्टीज है ना सर, क्या, हाँ, इससे एक हार्मोन निकलता है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ओहो, टेस्टोस्टेरोन बेटा ये मेल हार्मोन होता है। ओ, ये मेल हार्मोन क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये बेटा मेलनेस लाता है, यही तो आपको मर्द बनाता है।
सर हम मर्द नहीं, हम छोटे बच्चे हैं। कोई बात नहीं, अरे बच्चू इधर देखना। फिर ये मैं आपको बता रहा हूं, जब एक लड़का टीन एज में आता है, 13 इयर्स का हो जाता है, अरे वाह बालेंग हो गया, 13 इयर्स की एज में क्या हो जाता है, इसकी टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पूरी बॉडी में फैल जाता है और ये क्या करता है, दाढ़ी लाता है। ओहो, आवाज मोटी करता है, ओ बिला ओ बिला ओ, आवाज मोटी करता है। और क्या करता है भाई, बगल में एक्सिली में बगल में बाल आता है। और बेटा क्या करता है, चेस्ट पे बाल आते हैं, एडम्स एप्पल डेवलप होता है, शोल्डर ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, हाँ प्यूबिक हेयर्स आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है, सेक्स सेल्स बनती है मेल में। जो सारी की सारी ये चेंजेस आ गई ना लड़के में, हो है जाना, लड़के में, बॉयज में, टीन एज में, जब बॉयज टीन एज में आते हैं, 12 13 14 15, जब बॉयज टीन एज में आ जाते हैं, टीन एज में लड़कों को टीन एज के अंदर जो ये चेंजेस आती हैं, दाढ़ी आना, बगल में बाल आना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना, सेक्स सेल बनना, आवाज मोटी होना, एडम्स एप्पल डेवलप होना, ये सारी चेंजेस, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। क्या बोलते हैं, या एडोलिसेंट चेंजेस या सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। ये चेंजेस जो लड़कों को आती है ना, ये इस हार्मोन की वजह से आती है। सर क्या आपके कहने के विचार ये है, जब एक लड़का टीन एज में आ जाता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला, हां इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने लड़के की आवाज बदल दी, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने बेटा दाढ़ी लाई, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप किया, सेक्स सेल बनाई, बगल में बाल लाए, मींस इनडायरेक्टली सारी की सारी ये चेंजेस लाई, सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। यस, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भाई साहब क्या करता है, ये क्या करता है, ब्रिंग्स सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। ये क्या करता है भाई साहब, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस इन बॉयज, इन गर्ल्स नहीं। उस तावन सिनु दपनो कछु परा ए बॉयज में, ओ सॉरी मैंने खुद लिखा, इन बॉयज में भाई साहब ये चेंजेस लाता है। किसी ने स्क्रीनशॉट उठाया होगा नालायक ने, हाँ नहीं उठाना, गलती नहीं करना, स्क्रीनशॉट भैया माफ करना, ऑलरेडी वायरल हूं भाई, और करोगे बदनामी हो जाएगी भाई, नाम खराब मत करो, मैं माफी मांगता हूं आपसे। गर्ल्स हो गया, बॉयज मैंने लिख दिया, मैंने करेक्ट किया ना, माफ करिए ना। मैं आपको बता रहा हूं, जब एक लड़का टीनेज में आ जाता है, ठीक है, टीनेज में आने के बाद इसकी टेस्टिस से हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला तो भैया क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस लड़कों में आएंगे, जैसे दाढ़ी आना, बगल में बाल आना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना, एडम्स एप्पल डेवलप होना, आवाज गब्बर जैसी होना, मोटी होना, और भैया सेक्स सेल बनना, ये सारी सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस हैं, टेस्टोस्टेरोन ने लाया। बैच के अंदर एक लड़के ने मुझे कमेंट की थी और यानी कि सवाल किया था, डाउट पूछा था, और शायद वो लड़का सुन रहा होगा, हाँ वो नाभकार सुन रहा होगा। उसने बताया सर अगर हम टीन एज से पहले ही 1 साल इन टेस्टिस को हटा देंगे, रिमूव करेंगे, भैया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब न वो रहेगा न वो रहेगी, मतलब न वो न छुस न छस, वो वही हो जाएगा उसको। मैं मतलब ताना किसको नहीं दे रहा हूं, मतलब उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे भैया, वो क्या रहेगा वो तो खुदा ही बेहतर जानता है। कोई बात नहीं, चल अब ये मेल्स की बात है, फीमेल्स की बात है भाई साहब। ये देखो कोई इसको अदरवाइज नहीं लेना, मैंने उसको समझाया, आंसर इस तरीके से दे दिया। हाँ तो अब भैया ओवरीज एक और बात है, ओवरीज अरे ऐसे नहीं है, ओवरीज देखो भैया, ओवरीज फीमेल्स में भाई साहब ओवरीज होती है, फीमेल्स में, गलती नहीं करना मेल्स, ओवरीज होती है फीमेल्स में। ओवरीज से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, ई से भी लिखो ओ से भी लिखो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। हाँ 2 हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन सा भाई साहब, एक निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा निकलता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा निकलता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। मुझे बता दो ओवरीज से भैया फीमेल जब लड़की जब टीन एज में आती है, टीन एज में 11 12 13 14 टीन एज में आती है, तो लड़की के ओवरीज से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन। सर ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने जो मेल में किया था ना, फीमेल में यही एस्ट्रोजन वही काम करेगा। जब एस्ट्रोजन हार्मोन निकला, लड़की को सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आएंगी, लड़की को टीन एज में क्या हो जाएगा, दाढ़ी नहीं आएगी ना,
बल्कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाएगा। अरे वाह, सेक्स सेल बनना शुरू हो जाएगी, बड़ी बात है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, ओहो। आवाज पतली हो जाएगी, पी 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 पी, ओ सॉरी माफ करना, मैं आपको मतलब मैं मजाक में बोल रहा हूं भाई। हाँ, तो मतलब आवाज पतली हो जाएगी। हाँ, लड़के हंस रहे हैं, नाबकार कहीं का, ये आवाज पतली हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो ये जो चेंजेस लड़कियों को आ गई ना, टीन एज में जो ये चेंजेस आ गई ना लड़कियों को, इन चेंजेस को भाई साहब हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस बोलते हैं। नाउ आई कैन से, जब एक लड़की टीन एज में आ जाती है, 11 12 13 14 15, मेरा हाँ 16 17, मतलब इस एज में आती है, तो लड़कियों के ओवरी से एक हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन भैया ब्लड में जाता है, लड़कियों को सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस लाता है। क्या लाता है? हाँ, ब्रिंग्स 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 सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज पता है ना? हाँ हाँ, ये लाता है। सर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है, कहां से? ओवरी से। ये क्या करता है? अरे अगर एक लड़की प्रेग्नेंट रही है, सर क्या बात कर रहे हैं? अरे लड़कियों को तो प्रेग्नेंट रहना होता है, मतलब जब वो शादी करते हैं। जब एक औरत प्रेग्नेंट रहती है, या एक लड़की प्रेग्नेंट रहती है, एक औरत प्रेग्नेंट रहती है, हाँ, मां के यूट्रस में बच्चा है। एक बारी मैंने बोला था मां के पेट में बच्चा है, कोई गलत बात नहीं है, बट इतना हाईलाइट किया गया। अरे टीचर बोल रहा है मां के पेट में बच्चा है, फिर कहां होता है? फिर चेस्ट में बच्चा होता है, पेट में ही होता है ना, मतलब यूट्रस में। भाई साहब ऐसी बात है, मां के यूट्रस में जो बच्चा होता है, हाँ मां के यूट्रस में बच्चा है। अगर मां के यूट्रस में बच्चा है सर, बताइए ना, मां के यूट्रस में बच्चा, अरे है, आगे चलो ना सर। मां के यूट्रस में बच्चा है, इस बच्चे को मेंटेन रखना, बच्चे को मेंटेन रखना, मतलब इस प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना। अगर बेटा मदर प्रेग्नेंट रह गई और एस्ट्रोजन हार्मोन यहां से निकला 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 निकला, सॉरी प्रोजेस्टेरोन, इस ओवरी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकला निकला निकला, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकला, क्या निकला? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकला, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकला, हाँ, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा वाइफ? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा, मतलब कि इस लड़की की प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा, इस औरत की प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा, बच्चे को अंदर मेंटेन रखेगा, ठीक है। अगर एक औरत प्रेग्नेंट है, उसको बेटा ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकला, बेटा ये प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, कुछ दिनों के बाद ही ये बच्चा, मतलब बच्चा क्या, ये प्रेगनेंसी, ये औरत प्रेग्नेंट रहेगी ही नहीं, ये नहीं रहेगी, इसका यूट्रस ही पहले मेंटेन नहीं रहेगा, तो प्रेगनेंसी की तो दूर की बात है। दैट मींस बेटा बच्चे को अंदर मेंटेन रखना, जब ये मां प्रेग्नेंट होती है, इस प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना किसका काम है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। दैट्स व्हाई बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं बेटा। मेंटेनेंस प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, दैट्स व्हाई बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी, हार्मोन ऑफ। सर यहां पे आपको लड़की दिखानी थी, आपने लड़का दिखाया है। अरे कोई बात नहीं, गलती हो गया भाई, हाँ वजाहत सर लग रहे हैं, हाँ चलो भाई, हाँ हो गया। अच्छा, ओ हमारा 90% चैप्टर कवर हो गया, 10% रहेगा। दैट मींस हमारे इस चैप्टर में दो टॉपिक्स थे। एक था भाई साहब कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स, एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। दो सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, चटाचट खत्म। अब हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, याद रखिएगा बेटा, मेरे साथ आप याद रखिएगा प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। बस कुछ ही स्लाइड्स की बात है, कुछ ही मिनट्स की बात है, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। कुछ ही मिनट्स की बात है, कुछ ही मिनट्स की बात है। जस्ट वेट बेटा, पानी पीता हूं। तो चल चल चल, बस बस बस, इधर एक इधर एक इधर एक, पानी भी हो गया। अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स भाई साहब, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का यही मतलब होता है कि प्लांट्स भी कोऑर्डिनेशन करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स बेटा कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो प्लांट्स भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। लेकिन एक सेकंड बेटा, आपने प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन अगर होती है, लेकिन उसको देखने से पहले हम पहले पढ़ेंगे प्लांट की मूवमेंट्स। प्लांट्स भैया मूवमेंट दिखाते हैं, प्लांट्स की मूवमेंट्स पहले पढ़ते हैं, बाद में इनका कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम देखते हैं, इनके पास कौन सा कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है। पहले हम प्लांट्स की कोऑर्डिनेशन में पहले हम प्लांट की मूवमेंट्स पढ़ते हैं। प्लांट्स बेटा दो किस्म की मूवमेंट्स दिखाते हैं, एक दिखाते हैं ये ट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरा दिखाते हैं नास्टिक मूवमेंट। सर ये तो आज तक समझ ही नहीं आया, आज मैं समझाऊंगा ना। देख ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है भाई? ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है, हाँ अगर फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, मैं प्लांट को कोई स्टिमुलस डालूंगा, मैं लाइट डालूंगा, ये एक स्टिमुलस है। प्लांट बेटा
हाँ, प्लांट इस स्टिमुलस की तरफ जाएगा या इस स्टिमुलस से दूर भागेगा। तो इसका मतलब है अगर मैं बेटा प्लांट को कोई स्टिमुलस दूंगा, स्टिमुलस डालूंगा, स्टिमुलस दूंगा, फिर प्लांट इस स्टिमुलस की तरफ जाएगा या स्टिमुलस से दूर भागेगा। इसको भाई साहब हम क्या कहते हैं? ये है ट्रॉपिंग मूवमेंट। ये है एक प्लांट, बेटा यहां से लाइट आ रही है, ये प्लांट इस लाइट की तरफ गया या ये प्लांट इस लाइट से दूर भागा। प्लांट का स्टिमुलस की तरफ जाना या स्टिमुलस से दूर भागना, इसको भाई हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्लांट स्टिमुलस की तरफ जाता है, डायरेक्शन दिखाता है टुवर्ड स्टिमुलस, या स्टिमुलस से दूर भागता है, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। इसका मतलब प्लांट्स बेटा दो किस्म की मूवमेंट शो करता है। एक करता है ट्रॉपिंग मूवमेंट। ट्रॉपिंग मूवमेंट का मतलब जब प्लांट डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाता है, मतलब कि ट्रॉपिंग मूवमेंट का यह मतलब है अगर प्लांट को कोई स्टिमुलस आ रही है, प्लांट इस स्टिमुलस की तरफ जा रहा है या प्लांट इस स्टिमुलस से दूर भाग रहा है। जब प्लांट स्टिमुलस की तरफ गया या स्टिमुलस से दूर भाग रहा है, इसको भाई हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर प्लांट स्टिमुलस की तरफ गया, यह है पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर प्लांट स्टिमुलस से दूर भागा, यह है नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। यह स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। यह प्लांट के लिए पानी हो सकता है, प्लांट के रूट्स के पास पानी डालो, अगर प्लांट के रूट्स पानी की तरफ गए, यह पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है। प्लांट के रूट्स पानी से दूर भाग रहे हैं फॉर एग्जांपल, या प्लांट का कोई पार्ट पानी से दूर भाग रहा है, यह है नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। समझा? तो मैं आपको यही कह रहा हूं, प्लांट अगर किसी स्टिमुलस की तरफ गया या स्टिमुलस से दूर भागा, ये प्लांट एक मूवमेंट दिखाई, इस मूवमेंट को भैया हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अगर प्लांट स्टिमुलस की तरफ गया, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, स्टिमुलस से दूर भागा, नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है। तो भाई एक है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा है नॉस्टिक मूवमेंट। नॉस्टिक मूवमेंट आगे देखेंगे, लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट पे भाई ख्याल रखो। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है, जिसमें प्लांट इस डायरेक्शन दिखाता है, जिसमें प्लांट स्टिमुलस की तरफ जाता है या स्टिमुलस से दूर भागता है, ये भैया है डायरेक्शनल मूवमेंट। अगर प्लांट स्टिमुलस की तरफ गया, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर प्लांट ये स्टिमुलस से दूर भागा, नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। यही भैया मैंने लिखा है, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट और नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है। फिर डिपेंड करता है प्लांट को आप कौन सी स्टिमुलस दे रहे हो। अगर आप प्लांट को लाइट वाली स्टिमुलस दे रहे हो, फिर प्लांट इस लाइट की तरफ जाएगा या लाइट से दूर भागेगा, यह भी बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट है। लेकिन इस ट्रॉपिक मूवमेंट को हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, या सॉरी, इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो मतलब लाइट। अगर बेटा आप प्लांट को लाइट डालोगे, प्लांट लाइट डालना इसके लिए स्टिमुलस है, फिर ये प्लांट इस लाइट की तरफ जाएगा या इससे दूर भागेगा, ये भैया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। प्लांट को आप लाइट डालो, फिर ये प्लांट लाइट की तरफ जाएगा या इससे दूर भागेगा, तो भैया ये है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। हां, अगर प्लांट लाइट की तरफ गया, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर प्लांट लाइट से दूर भागा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना? तो ये बेटा क्या होता है, जरा मुझे बताइए। ये फोटोट्रॉपिज्म क्या है? फोटोट्रॉपिज्म सिंपली भाई मैं लिख सकता हूं, ये है, हाँ, ये है डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स, यही लिखना ऐसे, डायरेक्शनल मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट, हाँ, या स्टिमुलस बाय, ऐसे लिख सकते हो बेटा, हाँ, स्टिमुलस बाय लाइट। बेटा जब प्लांट को लाइट आप दोगे, फिर प्लांट लाइट की तरफ जाएगा या लाइट से दूर भागेगा, ये क्या है? यह है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर प्लांट लाइट की तरफ गया तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, अगर लाइट से दूर भागा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के एग्जांपल बताओ बेटा। शूट, प्लांट का शूट लाइट की तरफ जा रहा है, सनलाइट की तरफ जा रहा है, तो भैया शूट क्या है? ये है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा मुझे बताओ नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म के एग्जांपल बताओ। जैसे बेटा रूट जो है ना, सनलाइट ऊपर है, रूट नीचे जा रहा है जमीन में, तो रूट लाइट से भाग रहा है, रूट क्या दिखा रहा है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। इसके एग्जांपल बेटा क्या है? रूट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है? प्लांट को वाटर डालो और प्लांट अगर वाटर की तरफ गया या वाटर से दूर भागा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हां, अब मैं लिखूंगा स्टिमुलस
बाय स्टिमुलस बाय वाटर, स्टिमुलस बाय वाटर मैं लिखूंगा, वाटर का स्टिमुलस डालो प्लांट को। अगर प्लांट वाटर की तरफ गया, इसको भाई हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव, इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव, क्या बोलूंगा बेटा, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं भाई साहब, इसको मैं कहूंगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर अगर वाटर से प्लांट दूर भागा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म के एग्जांपल बताओ, बताओ भाई एग्जांपल बताओ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। प्लांट का कौन सा पार्ट वाटर की तरफ जाता है, रूट, जमीन में वाटर डालो, रूट वाटर की तरफ जा रहा है, रूट क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अच्छा, शूट, जमीन ऊपर वाला पार्ट, जो प्लांट का ऊपर वाला पार्ट, जमीन का ऊपर वाला पार्ट, प्लांट को जमीन में वाटर डालो, शूट ऊपर 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 जा रहा है, वाटर से दूर भाग रहा है, तो भाई नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कौन दिखाता है, शूट दिखाता है। ठीक है भाई, हाँ। नेक्स्ट है बेटा आपका जियोट्रोपिज्म, मतलब जमीन या ग्रेविटी, स्टिमुलस बाय सॉइल या ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी या सॉइल एक ही बात है, आप समझो बेटा। हाँ, अब आपने बेटा देखो, प्लांट का कौन, अगर प्लांट का कोई पार्ट जमीन की तरफ जाएगा या जमीन से दूर भागेगा, इसको हम क्या कहते हैं, जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। अगर प्लांट का कोई पार्ट जमीन की तरफ गया, उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। कोई पार्ट जमीन से दूर भाग रहा है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। बताओ कौन सा पार्ट जमीन की तरफ जा रहा है, वो है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। कौन बेटा, शूट, शूट जो है ना, शूट जो है, शूट क्या दिखा रहा है, शूट दिखा, सॉरी रूट दिखा रहा है, रूट, रूट दिखा रहा है क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अच्छा, शूट की बात करते, सॉरी रूट दिखा रहा है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, शूट की बात करता है, शूट क्या दिखा रहा है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, जमीन से दूर भागता है शूट, तो रूट क्या दिखा रहा है, रूट दिखा रहा है पॉजिटिव, शूट दिखा रहा है नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद है भाई साहब आपका थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच। हाँ, आप बेटा प्लांट को क्या करो, प्लांट को टच करो, स्टिमुलस बाय टच, प्लांट को टच करो। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, मिसाल के तौर पर जमीन के अंदर बेटा पत्थर आ गई, रूट्स ऐसे ऐसे जमीन के अंदर जा रहे हैं, नीचे पत्थर आ गया, ठीक है, जमीन में पत्थर, रूट्स पत्थर के साथ टकरा गया, ये टच है। अब बेटा अगर रूट इस पत्थर से, रूट देखो बेटा जमीन के अंदर रूट्स होते हैं, हाँ, जमीन में बीच में पत्थर आ गया, रूट अंदर जाते 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 पत्थर के साथ टकरा गया, टच हो गया। अब उसके बाद बेटा क्या हुआ अब मैं आपको बता रहा हूं, ये रूट अब इससे दूर भागेगा, ये रूट इससे दूर भागेगा, क्या भागेगा, दूर भागेगा। या मैं बेटा आपको ऐसे भी एग्जांपल बताता हूं। देखो, आपने बेटा एक डंडी लगाई, यहां पे बेटा एक ऐसे डंडा है खड़ा जमीन में। कोई प्लांट ऐसा होता है बेटा, प्लांट ऐसे चलते 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 प्लांट ना ऐसे चढ़ता है, प्लांट का कोई पार्ट बेटा, या आपने देखा होगा एक घर है, प्लांट चढ़ गया ऐसे, प्लांट बेटा इसका ऊपर वाला पार्ट कभी घर के साथ टकराता है, या किसी कोई लकड़ी का पार्ट ऊपर होता है बेटा साइड में, प्लांट बेटा उसके साथ टकरा जाता है, टकरा गया ना, फिर ये प्लांट अपने आप को बेंड करता है, ये बेटा उससे दूर भागता है। और आप ऐसे भी देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, डंडा लगाओ बेटा, प्लांट ऐसे ऐसे आ गया, प्लांट इसी डंडे के अराउंड चढ़ता है, डंडे के अराउंड चढ़ता है, टच के अराउंड चढ़ता है, प्लांट इसके साथ टच हो गया, इस डंडे के साथ, इसी के अराउंड चढ़ता है। सपोर्टर प्लांट्स ना, सपोर्टर प्लांट्स वो क्या करते हैं, डंडे के साथ टच हो गए, इसी के अराउंड ऐसे चढ़ते हैं, टेंड्रिल बनाते हैं, इसी के अराउंड चढ़ता है। दैट मींस बेटा वो क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। अगर प्लांट किसी के साथ टच हो गया, फिर प्लांट उसी टच के अराउंड चढ़ता है या टच से दूर भागता है, यह है थिग्मोट्रोपिज्म। अगर प्लांट इसी टच के अराउंड चढ़ा तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, प्लांट इस टच से दूर भागा, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। अच्छा, इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। अच्छा, इसके एग्जांपल बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म कौन दिखाता है बेटा, हाँ, सपोर्टर प्लांट्स, सपोर्टर 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 प्लांट बेटा क्या दिखाता है, सपोर्टर प्लांट्स दिखाते हैं पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। अच्छा, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म बेटा कौन दिखाता है, बताइए किसी प्लांट का नाम, हाँ, रूट्स दिखाता है नेगेटिव। रूट्स बेटा जब जमीन के अंदर जाते हैं, नीचे पत्थर आ गई, रूट बेटा इस पत्थर से दूर भागता है, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म दिखाई। ठीक है बेटा, क्या दिखाया, रूट इससे दूर भागता है। अब बेटा लास्ट है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म बेटा, कीमोट्रोपिज्म का मतलब पता होता है केमिकल्स, प्लांट का कोई पार्ट इस केमिकल की तरफ जाएगा, इससे दूर भागेगा, ये है बेटा क्या, ठीक, ये है कीमोट्रोपिज्म। अगर प्लांट केमिकल की तरफ गया, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, इससे दूर भागा, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। हाँ, इसका मतलब है ये स्टिमुलस बाय केमिकल्स, स्टिमुलस बाय केमिकल्स, प्लांट केमिकल्स की तरफ गया, इससे दूर भागा, इसको हम बोलते हैं भाई कीमोट्रोपिज्म। मैं बेटा इसकी एग्जांपल ऐसे बताऊंगा, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म और नेगेटिव। पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म कौन दिखाता है,
पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो है ना बेटा, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या करता है, पोलन ग्रेन किस में जाता है, फीमेल पार्ट में जाता है। कहां जाता है, फीमेल पार्ट में, ठीक है। वो है बेटा वहां पे कोई केमिकल्स होते हैं, तो पोलन ग्रेन केमिकल की तरफ जाता है, फीमेल पार्ट की तरफ जाता है, वहां केमिकल होता है। पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट की तरफ जाता है, भाई वो क्या है, वो है बताइए पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। पोलन ग्रेन दिखाता है, पोलन ग्रेन दिखाता है पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। अच्छा, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म बेटा ये मैं आपके लिए रखता हूं, बहुत आसान है, 1000 बार मैंने क्लास में बोला होगा, ये आपके लिए मैं रखता हूं। तो प्लांट्स दो किस्म की मूवमेंट दिखाते हैं भाई साहब, एक होता है जिसको हम भाई साहब बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट क्या करता है, तो ये स्टिमुलस की तरफ जाता है, स्टिमुलस से दूर भागा, अगर स्टिमुलस की तरफ गया तो पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, अगर दूर भागा तो नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। फिर ये अलग अलग स्टिमुलस होते हैं, किसकी तरफ जाएगा, लाइट की तरफ गया या लाइट से दूर भागा तो फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ गया तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, दूर भागा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। वाटर की तरफ या वाटर से दूर भागा हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर की तरफ गया पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, दूर भागा तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है भाई, ये है ये सब। अब ये स्टिमुलस। अब दूसरी किस्म की प्लांट जो मूवमेंट दिखाता है, सेकंड लास्ट, दैट्स बेटा नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होता है, इसमें प्लांट स्टिमुलस की तरफ नहीं जाता है या स्टिमुलस से दूर नहीं भागता है। ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट क्या करता है, स्टिमुलस की तरफ जाता है या स्टिमुलस से दूर भागता है, लेकिन नास्टिक मूवमेंट में ऐसा नहीं होता है। मिसाल के तौर पर बेटा एक प्लांट आपने सुना होगा, यह है एक प्लांट, इसका नाम है बेटा मिमोसा प्यूडिका प्लांट या टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, छुई मुई प्लांट। ये बेटा आप इसको काम करो, ये छुई मुई प्लांट है, आप इसको टच करो, आपने टच किया, टच करना इसके लिए स्टिमुलस है, इस प्लांट के लिए स्टिमुलस है। आप जब इसको टच करोगे, टच करना इसके लिए स्टिमुलस है। इस प्लांट को बेटा आप ऐसे टच करो, टच किया, ये प्लांट आपके हाथ की तरफ नहीं आएगा, ये प्लांट दूर नहीं भागेगा, ये प्लांट क्या करता है, अपनी जगह ऐसे क्लोज हो जाता है। देखो इस बंदे ने इस छुई मुई प्लांट को, इस मिमोसा प्यूडिका ये टच मी नॉट प्लांट को टच किया, अब ये प्लांट देखो इसके लीव्स क्या हो गए बेटा, क्या हो गए, ये दूर नहीं भागे, इसकी तरफ नहीं आ गए, ये लीव्स ऐसे बेटा क्लोज हो गए। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, इसमें आप प्लांट को स्टिमुलस दे दो, प्लांट स्टिमुलस की तरफ नहीं आता है, प्लांट स्टिमुलस से दूर नहीं भागता है, प्लांट अपनी जगह कोई मूवमेंट करता है, इसको भाई हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट। तो नास्टिक मूवमेंट आपके स्टिमुलस पे डिपेंडेंट नहीं होता, आपके स्टिमुलस की तरफ नहीं आता है, दूर नहीं भागता है प्लांट, या अपनी जगह कोई मूवमेंट करता है, इसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट दो किस्म की है, एक है थिग्मोनास्टी, दूसरा है फोटोनास्टी। थिग्मोनास्टी का मतलब आप प्लांट को बेटा टच करो, प्लांट अपनी जगह कोई मूवमेंट करता है, प्लांट क्लोज हो जाता है, प्लांट के लीव्स यहां क्लोज हो जाते हैं, दिस इज थिग्मोनास्टी। टच की तरफ, जब आप प्लांट को टच करोगे, प्लांट ना टच की तरफ आएगा ना दूर भागेगा, अपनी जगह क्लोज हो गया, ये है भाई थिग्मोनास्टी, ठीक है। थिग्मोनास्टी कौन दिखाता है, मिमोसा प्यूडिका प्लांट, जिसको हम बोलते हैं छुई मुई या टच मी नॉट प्लांट। दूसरा होता है फोटोनास्टी, बेटा जब सुबह सूरज चढ़ता है ना, एक प्लांट होता है, एक फ्लावर होता है जिसका बेटा नाम है डेंडिलियन फ्लावर। डेंडिलियन फ्लावर जो है ना, पता है बेटा वो क्या करता है, जब सूरज सुबह चढ़ता है डेंडिलियन फ्लावर जो है वो ऐसे खिल जाता है, मतलब ब्लॉसम हो जाता है, डेंडिलियन फ्लावर खुल जाता है ऐसे, ठीक है। हाँ, जब शाम को अंधेरा हो जाता है ऐसे बेटा क्लोज हो जाता है। दैट मीन्स बेटा क्या ये फ्लावर लाइट की तरफ गया, नहीं, क्या ये फ्लावर बेटा लाइट से दूर भागा, नहीं, इस जब लाइट आ गई ये फ्लावर खुल गया, लाइट कम हो गई शाम को ये फ्लावर ऐसे क्लोज हो जाता है। इसका ये है बेटा फोटोनास्टी, लाइट की वजह से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाना, ठीक है, लाइट की तरफ नहीं जाना, लाइट से दूर नहीं भागना, वह है फिर ट्रॉपिक मूवमेंट। लेकिन नास्टिक, यह है नास्टिक मूवमेंट, लाइट की वजह से क्लोज, सॉरी लाइट आ गई तो ओपन होना, लाइट गई तो क्लोज होना, अपनी जगह कोई मूवमेंट करना, टुवर्ड स्टिमुलस अवे फ्रॉम द स्टिमुलस नहीं, अपनी जगह होना, यह है भाई नास्टिक मूवमेंट। तो तो ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट में यही फर्क है, प्लांट दो किस्म की मूवमेंट दिखाता है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट टुवर्ड स्टिमुलस या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस की तरफ जाता है, स्टिमुलस से दूर भागता है। और नास्टिक मूवमेंट में प्लांट स्टिमुलस की तरफ या उससे दूर नहीं भागता है, अपनी जगह कोई मूवमेंट करता है, इसको हम बोलते हैं भाई ये नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब है बेटा लास्ट पे प्लांट के हार्मोन्स। हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, एक होता है भाई एंडोक्राइन सिस्टम, एक होता है नर्वस सिस्टम। लेकिन प्लांट के पास एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता है, इसलिए बेटा प्लांट थोड़ा लिथार्जिक होता है, थोड़ा लेजी होता है ह्यूमन से, हम एक्टिव हैं बिकॉज हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। प्लांट्स के पास भाई नर्वस सिस्टम नहीं है, इनके पास एंडोक्राइन सिस्टम, या मैं आप बताऊं भाई इनके पास कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास भी एंडोक्राइन सिस्टम, प्लांट्स के पास भाई कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। प्लांट्स में बेटा, प्लांट के हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, क्या बोलते हैं, हाँ फाइटो हार्मोन्स, फाइटो
फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स होते हैं? प्लांट वाले हार्मोन, जो प्लांट से हार्मोन्स निकलते हैं, इनका नाम है भाई फाइटो हार्मोन्स। कौन कौन सा हार्मोन है प्लांट से? कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? पहला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन, जिबरलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। चार हार्मोन है बेटा। पहला हार्मोन आप देखिए, ये है ऑक्सिन हार्मोन। देखो डू यू नो, प्लांट में एक केमिकल बनता है जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। कहां पे बनता है? प्लांट के जो टिप्स होते हैं ना भाई, प्लांट के ये है, देखो प्लांट के टिप्स होते हैं, यहां पे आप देखिए प्लांट के टिप है। प्लांट का जो टिप होता है ना, प्लांट के टिप्स में बेटा एक हार्मोन बनता है, उसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन या ऑक्सिन मॉलिक्यूल या ऑक्सिन केमिकल। प्लांट के टिप्स में बेटा एक हार्मोन बनता है, प्लांट के टिप्स में, प्लांट के टिप्स में एक केमिकल बनता है, एक हार्मोन बनता है, उसका नाम है क्या भैया? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है भाई? ये ऑक्सिन हार्मोन सबसे पहले बेटा ये बनता है रूट के या शूट के टिप्स में। यह है बेटा शूट का टिप, शूट के टिप में ऑक्सिन हार्मोन बना, रूट के टिप के अंदर भी बेटा ये ऑक्सिन हार्मोन बना। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये बेटा स्टेम को सेल्स को एलोंगेट करता है। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन जो है ना बेटा, ये क्या करता है? सेल्स को एलोंगेट करता है। ये हार्मोन प्लांट के साइज को बढ़ाता है। कैसे? ये हार्मोन बेटा सेल्स को लंबा करता है, सेल्स को लंबा करता है, और रूट की सेल्स को लंबा करता है, शूट की सेल्स को लंबा करता है, जिसकी वजह से प्लांट बड़ा 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 हो जाता है। इन नटशल, प्लांट के अंदर एक प्लांट के टिप्स में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये बेटा प्लांट को लंबा करता है। कैसे? सेल्स को एक्चुअली लंबा करता है, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। इसी की वजह से भाई फोटोट्रॉपिज्म होता है। इसी की वजह से, इसी हार्मोन की वजह से प्लांट का शूट लाइट की तरफ जाता है ना, फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है, और रूट बेटा लाइट से दूर भागता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है। यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, इसी हार्मोन की वजह से। क्योंकि यही हार्मोन बेटा क्या करता है? प्लांट का साइज बढ़ाता है, मतलब सेल्स को एलोंगेट करता है, सेल्स को बढ़ाता है, प्लांट लाइट की तरफ जाता है और लाइट से दूर भी भागता है रूट, और ये ऊपर जाता है। समझ आया? यह ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है? प्लांट को लंबा करना। ऑक्सिन हार्मोन बनता है टिप्स में, प्लांट को लंबा करता है, और यही बेटा क्या करता है? यही भाई साहब यही कराता है फोटोट्रॉपिज्म। और एक सपोर्ट है बेटा, एक डंडा आपने लगाया, सपोर्टर प्लांट क्या करता है? टेंड्रिल, टेंड्रिल जो है ना, किसी प्लांट की टेंड्रिल जो किसी डंडे के अराउंड चढ़ती है, वो रिंग जैसी, उसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। टेंड्रिल जो है ना, जब प्लांट के टेंड्रिल जब सपोर्ट के अराउंड चढ़ती है, यही हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन ही बेटा क्या करता है? ऑक्सिन हार्मोन ही उसके अराउंड इसको चढ़ाता है, ऐसे ऐसे चढ़ाता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन है बेटा हमारे पास, दैट इज जिबरलिन हार्मोन या जिबरलिन केमिकल या जिबरलिन हार्मोन का हो भैया, ये दूसरा हार्मोन है। अच्छा, जिबरलिन हार्मोन क्या करता है? डू यू नो बेटा ये क्या करता है? सिस्टम को एलोंगेट करता है। जिबरलिन हार्मोन भी प्लांट्स के अंदर बनता है। ये जिबरलिन हार्मोन भी प्लांट के सिस्टम को बेटा क्या करता है? इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। जब प्लांट का सिस्टम इंक्रीज हो गया तो प्लांट लंबा हो जाता है। नंबर एक, जिबरलिन हार्मोन का काम भी होता है बेटा सिस्टम को एलोंगेट करना। क्या करना? सिस्टम को एलोंगेट, सिस्टम को लंबा करना। और बेटा सीड जर्मिनेशन का इसका काम होता है। सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है जब आप सीड बेटा जमीन में डालोगे, कुछ दिनों के बाद ये सीड बेटा क्या बनाता है? ऐसे बेटा सीड छोटा सा प्लांटलेट बनाता है, सीडलिंग बनाता है। इसने बेटा ऐसे क्या बनाए? छोटे छोटे रूट्स बनाए, और बेटा क्या बनाया? छोटा मोटा एक प्लांट बनाया। इसका मतलब है सीड से प्लांट बनना, सीड से प्लांट बनना। सीड जब प्लांट बनाता है इसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। हो मतलब सीड खिल गया, सीड ने प्लांट बनाया, इसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। अच्छा, सीड जर्मिनेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? जिबरलिन हार्मोन हेल्प करता है। तो जिबरलिन के दो काम है, एक तो प्लांट का साइज भी बढ़ाता है, ठीक है, और दूसरा काम बेटा ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड को प्लांट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाँ दूसरा। तीसरा होता है भैया साइटोकाइनिन। याद रखो भैया, साइटोकाइन हार्मोन प्लांट के अंदर बनता है। साइटोकाइन हार्मोन क्या करता है? प्लांट के अंदर जो सेल्स है ना, एक सेल को बोलता है भाई डिवाइड करो, नई नई सेल्स बनाओ। सेल्स को बोलता है नई 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 सेल्स बनाओ, यानी कि सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है बेटा ये क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन करता है। जब प्लांट में नई नई सेल्स बन गई, नई नई सेल्स बेटा जगह लेते हैं तो प्लांट लंबा हो जाता है। तो साइटोकाइन हार्मोन क्या करता है? प्लांट के अंदर नई नई सेल्स बनाता है, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। तो साइटोकाइन हार्मोन भी प्लांट का साइज बढ़ाता है। कैसे? सेल्स को बेटा क्या कराता है? नई नई सेल्स बनाता है। एक तो ये बेटा, दूसरी बात है, और खासकर ये साइटोकाइन हार्मोन बेटा कहां पे होता है? प्लांट के सीड में, फ्रूट में। फ्रूट के अंदर, सीड के अंदर बेटा क्या होता है? साइटोकाइन हार्मोन। क्योंकि सीड को बेटा, सीड बढ़ता है, फ्रूट बढ़ता है। क्यों? फ्रूट में जो सेल्स है, उन वो सेल्स नई 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 सेल्स बनाते हैं तो फ्रूट बढ़ता है।
अच्छा, सीड में सेल्स है, वो सेल्स नई नई सेल बनाते हैं, सीड बढ़ता है। तो फ्रूट और सीड में कौन सा यानी कि कौन वो सेल्स नई बनती है, कौन बनाता है? साइटोकाइन हार्मोन। ठीक है, अभी तक हमने 3 अच्छे हार्मोन्स पढ़ा है जो प्लांट की डेवलपमेंट चाहते हैं। अब चौथा है बेटा, चौथा हार्मोन जो होता है वो है लास्ट हार्मोन, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड, ABA बोलते हैं। इसका नाम है भाई सिट्रस हार्मोन भी बोलते हैं, मैंने कहीं लिखा होगा इसका यस नाम होता है सिट्रस हार्मोन। ये ABA एब्सिसिक एसिड या सिट्रस हार्मोन बेटा क्या करता है? एक ऐसा हार्मोन होता है, इसको सिर्फ क्यों बोलते हैं हम सिट्रस हार्मोन? क्योंकि एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट को सर्दी में मतलब खड़ा रखता है, मतलब कि सर्दी में इसको सर्वाइव कराता है। कितना भी माइनस टेंपरेचर हो, कितना भी बेटा कितनी भी सर्दी हो, सर्दी में किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी टेंपरेचर में, अनफेवरेबल कंडीशन हो, सॉइल की हालत क्या हो, टेंपरेचर कितना हो, क्या हो, लेकिन ये एब्सिसिक एसिड इस प्लांट को क्या रखता है? सर्वाइव रखता है। सर्दी में, गर्मी में हालात कैसे हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ये बेटे एब्सिसिक एसिड इस प्लांट को सर्वाइव रखता है किसी भी हालात में, सर्दी में, गर्मी में रखता है। पानी की कितनी कमी हो, पानी की कितनी किल्लत हो, ठीक है, कितना पानी लॉस हो जाए, कितनी कमी हो, भैया ये एब्सिसिक एसिड ही इसको क्या करता है? हेल्प करता है। इसलिए भाई इसका नाम है क्या? इसीलिए इसका नाम है सिट्रस हार्मोन। प्लांट की जब सिट्रस वाली कंडीशन होती है, खतरनाक कंडीशन होते हैं, सिट्रस वाली कंडीशन है, सर्दी है, गर्मी है, डिहाइड्रेशन है, भैया जितनी भी प्लांट को अगर खतरनाक कंडीशंस है, खतरनाक कंडीशन सिट्रस कंडीशंस में, यह हार्मोन एब्सिसिक एसिड इसको जिंदा रखता है प्लांट को, इसलिए इस हार्मोन का नाम है सिट्रस हार्मोन। और बेटा ये सी डोरमेंसी मतलब कि बेटा सी डोरमेंसी को ये प्रमोट करता है, ये एब्सिसिक एसिड सी डोरमेंसी को प्रमोट करता है। सी डोरमेंसी का मतलब होता है सीड बेटा आपके हाथ में, क्या ये सीड चढ़ता है? क्या ये सीड चढ़ता है? क्या इसको प्लांट बनेगा? नहीं बेटा, जब सीड प्लांट नहीं बना पाता है इसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी। अगर सीड ने प्लांट बनाया इसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन, अगर सीड ने प्लांट नहीं बनाया इसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। तो बेटा एब्सिसिक एसिड जो है ना, जब सीड अभी छोटा होता है, हालात अभी बेटा मेरे हाथ में ये सीड है, हालात अभी ठीक नहीं है, जमीन के हालात ठीक नहीं है, या क्लाइमेट उस हिसाब से नहीं है, या ये सीड अभी इमैच्योर है, बेटा ये सीड क्या ग्रो करना चाहिए, प्लांट बनाना चाहिए? नहीं, तो इसको कौन बोलता है मत बनाओ प्लांट? यही एब्सिसिक एसिड। अच्छा काम है। तो सीड डोरमेंस को प्रमोट करता है, ये सीड अभी इमैच्योर होता है, या बेटा कुछ हालात ऐसे होते हैं, ये अभी ये बेटा इमैच्योर सीड है, ठीक है, या बेटा ये अभी हालात ऐसे जमीन में नहीं या कहीं है, बेटा ये सीड प्लांट नहीं बना पाता है, कौन बोलता है इसको मत बना? एब्सिसिक एसिड। ठीक है बेटा, और प्लांट्स की जब विल्टिंग हो जाते हैं ना, मतलब लीव्स की, जब लीव्स की विल्टिंग हो जाती है बेटा, तो यही कराता है, सीड्स नहीं, यहां पे विल्टिंग ऑफ बेटा लीव्स है। ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीव्स कौन कराता है? तो एब्सिसिक एसिड ऑक्सिन प्लांट को ग्रो कराता है, ठीक है, टेंड्रिल को अराउंड सपोर्ट चढ़ाता है, और बेटा दूसरा फोटोट्रोपिज्म भी वही कराता है। जिबरलिन बेटा क्या करता है? जिबरलिन भी भाई हाँ ये प्रमोट करता है, इसको सेल एलोंगेशन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से लंबा हो जाता है प्लांट। तीसरा है साइटोकाइन, प्लांट के सेल्स को डिवाइड कराता है, खासकर सीड और फ्रूट में, जिसकी वजह से साइज बड़ा हो जाता है। चौथा है बेटा एब्सिसिक एसिड, सिट्रस कंडीशंस में इसको जिंदा रखता है। नेक्स्ट बेटा सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, ठीक है, मतलब सीड को ये बनने नहीं देता है प्लांट। नेक्स्ट बेटा ये क्या करता है? विल्टिंग ऑफ लीव्स भी कराता है, कौन? प्लांट। ये क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड। ये था बेटा हमारा प्लांट के हार्मोन्स। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यस, अब लेकिन हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए भाई साहब, ये है हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप, इनको स्कैन करें, फोटो उठाए, कैसे क्या करना है भाई साहब, आप हमारे टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन के लिए मेरी जान थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर। ये है मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। कामयाब हो जाओ, आबाद रहो, लेकिन मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। जेके बॉस वाला चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। नोट्स के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, हमारी एप्लीकेशन में मिलेंगे। तब तक टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो तक जरूर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस आपके लिए लाऊंगा। तब तक बेटा ऐसे करें, 1 2 एंड 3, बाय 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 बाय।